पूना में फिर ऑडियोलॉजिस्ट के पास गए, वहाँ पे टेस्ट कराया। फिर हमको शॉक लगा कि अरे ये तो सीवियर टू प्रोफाउंडली डेफ है। सडनली फिर साइलेंट हो गई, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जो बोल रही, जिस लड़की को मैं इतना प्यार से प्रीशिता गाना गाती थी, ये करती थी, एकदम वो सुन नहीं पा रही। तो मैंने कहा ये जिस 7 महीने से मैं जो बोल रही थी मेरी बच्ची नहीं सुन पा रही है। एकदम से मैं चुप हो गई। कितना हार्ट ब्रेकिंग था। और मैं उसको देखती थी और ये मेरे को देखती थी, मैं क्यों रोए जा रही हूँ, उठ नहीं पाती थी। और फिर वो सबका सपोर्ट भी गायब हो जाता है। फिर आपको लगता है कि मैं पैसे कहाँ से इकट्ठा करूंगी। हमने घर खरीदा था, तो मैं ये सोची घर बेच दूं ताकि मैं ये पैसे 1 लाख रुपया काफी होता था उस साइड, हो रहा है उस टाइम 20 साल पहले, कहाँ से जुटाऊं। फिर हम मुंबई गए, वहाँ पे भी हमने दिखाया तो मेलुजा हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा नहीं, शी सीवियर टू प्रोफाउंडली डेफ। फर्स्ट 5 years आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उन्होंने हमारी हैबिट्स चेंज नहीं करे उन फर्स्ट 5 years में, तो क्या होगा, वो बच्चा जो गलत बोल रहा है, सुन रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है, वो नहीं करेगा। फिर वो जो आवाज की क्वालिटी है वो भी चेंज हो जाएगी। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो समझ जाते हैं, और अगर हम इनको डरा के रखेंगे तो ये नहीं चलेगा। ऑटिज्म तो अब शब्द बहुत ही कॉमनली यूज करने लग गए हैं लोग। जिन्हें बच्चे को ऑटिज्म नहीं भी है वो भी कि वर्चुअल ऑटिज्म है, वर्चुअल ऑटिज्म है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपने वर्चुअल दुनिया में झोंका है अपने बच्चे को। एग्जैक्टली। अभी मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें मैंने एक बहुत बड़ा फेमस पॉडकास्टर है उसके में लिखा भी था, बहुत स्ट्रांगली मैंने लिखा था। ऑफ कोर्स ये लोग जवाब नहीं देते हैं। वहां से एक मेरे पास माँ आई, क्योंकि वो बड़ी स्केर्ड हो गई कि मेरा बच्चा 1.5 साल का ये नहीं कर रहा। वो ऑलरेडी स्केर्ड थी, वो डिप्रेशन में आ गई। और मैंने बोला आप ये किस तरह की साइंस दे रहे हैं, क्योंकि ये जो आप फैला रहे हैं वो गलत है। ये इसीलिए मेरा होल मिशन है कि ये चीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। स्पीच थेरेपी और राइट हियरिंग एड बहुत ज्यादा जरूरी है, और अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम बहुत जरूरी है। टफ लव होता है बच्चे के लिए, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपको थोड़ा हार्ड होके कहते हैं जब एक बच्चा माँ बोलना शुरू करता है ना, तो उस एक शब्द, उस माँ शब्द में उस माँ की पूरी दुनिया समा जाती है। लेकिन क्या हो जब एक माँ को पता चले कि उसका बच्चा सुन ही नहीं सकता। अब जब सुन नहीं सकता तो वो बोलेगा कैसे? उसको अक्षर कैसे समझ में आएंगे, शब्द कैसे समझ में आएंगे, साउंड्स कैसे समझ में आएंगी। लेकिन उस माँ ने ठाना कि वो अपने बच्चे से खुद को माँ बुलवा के रहेगी। उसने स्ट्रगल किया। ये कोई आज या कल की बात नहीं है, ये उस दौर की बात है, आज से 21 साल पहले। वो माँ जिसने लड़ना नहीं छोड़ा। मैं हमेशा यही कहती हूँ, मेरा बेटा था और हम लोग बहुत खुश थे, पूना में रहते थे। और फिर मेरे को लगा मुझे प्यारी सी गुड़िया चाहिए जिसके कर्ली बाल हो, डिम्पल्स हो। और भगवान ने 7 साल के बाद हमारी सुनी, बेटी आई। और बहुत हम लोग खुश थे कि हाँ हमारा परिवार पूरा हो गया। और हमारे ट्रेजेडी ये थी कि मेरी 2 छोटी बहनों के भी थोड़ा डिसेबल्ड बच्चे थे, तो मैं थोड़ा सा स्ट्रेस थी उस टाइम पे कि किस तरह से होगा, सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, ऐसा वो था मेंटल प्रेशर। पर जब वो हुई मैंने देखा हाँ एवरीथिंग लुक्स फाइन, डॉक्टर ने भी कुछ नहीं बोला और हम लोग बड़े खुश। पर 7 महीने के बाद हमें लगने लगा कि ये शायद जवाब नहीं दे रही है, सुन नहीं रही है, आवाजों को रिस्पॉन्ड नहीं करती है। तो फिर हमने कुछ कहा चलो ईएनटी के पास चलते हैं। तो डॉक्टर के पास गए तो और तो हमें समझ में नहीं आया, तो उसने बोला नहीं आप ऐसे करिए, ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाइए। तो वहां हमने पूना में फिर ऑडियोलॉजिस्ट के पास गए, वहां पे टेस्ट कराया। फिर हमको शॉक लगा कि अरे ये तो सीवियर टू प्रोफाउंडली डेफ है। तो कंफर्मेशन के लिए फिर हम मुंबई गए, वहां पे भी हमने दिखाया तो मेलुजा हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा नहीं, शी सीवियर टू प्रोफाउंडली डेफ। तो उस एक पल में हमारी सारी जिंदगी बदल गई। कितना मुश्किल रहता होगा ना। आप अर्ली इंटरवेंशन को एडवोकेट करते हैं। हाँ जी। क्या है ये अर्ली इंटरवेंशन? कैसे आप इसको डिसाइड करें? आई थिंक मैं बहुत खुश नसीब थी, क्योंकि जब मेरे को ये पता चला कि मेरी बच्ची को डेफनेस है, तो मेरे को ये समझ में हमें तो पता नहीं था, ये पहली बात था। ये सब मुझे साइन लैंग्वेज, आप देखते होंगे दूरदर्शन में वो साइन लैंग्वेज दिखाते थे, और मेरे को ये पक्का था कि मैं ये नहीं चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने वो सब रिसर्च चालू करी, और वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि विद इन फ्यू मंथ्स मुझे जब उसका हियरिंग एड लग गया, मैं एक स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाती थी और मुझे लगता था कुछ मिसिंग है। इससे तो अच्छा मैं बोल लेती हूँ जो वो सिखा रही थी मेरे बच्चे को, एंड आई वाज पेइंग अ लॉट ऑफ मनी।
और मैंने बोला ये पैसे देके इससे तो मैं बचा लूंगी, क्योंकि हम लोगों ने इतना खर्चा ऑलरेडी कर दिया था। तो हमें एक बोलते ना भगवान की दया थी, मेरे को अलका मैम मिल गई और मैंने वहां से उनके पास जाना शुरू किया। तो वहां देखती थी मैं कि अरे ये बच्चे तो बात कर रहे हैं। तो वो 1 साल जो था हमारा टाइम, वो जब गया वो गया, लेकिन उसके बाद क्योंकि वो नेक्स्ट 4 years बहुत जरूरी थे, क्योंकि फर्स्ट 5 years ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ, ये बच्चे का दिमाग बहुत प्लास्टिक होता है, इसमें आप बहुत चीजें कर सकते हो। तो क्योंकि हमने इसको अर्ली पकड़ा, तो हमने जो उसके बैड हैबिट्स थे या रॉन्ग हैबिट्स थे वो चेंज कर दिए, जिससे पहले कि वो एस्टेब्लिश हो जाए। तो मैंने बहुत ज्यादा उस पे काम किया, क्योंकि विद इन अ मंथ इसने पहला वर्ड भी बोला, और उसके बाद आई कुड ओनली सी प्रोग्रेस आफ्टर दैट। विदिन 1 मंथ? हाँ, ओह वाह! और पहला वर्ड क्या था? एप्पल। एप्पल, विच वॉज एप्पल, क्योंकि हम इसकी स्पीच थेरेपिस्ट, मैं क्योंकि मेरी टीचर मुझे ट्रेन करती थी ऑन द जॉब, तो हम लोग, मैं देखती थी वो किस तरह से बात कर रही है उसके साथ, तो हम एक इसकी ईयर कंडीशनिंग, मतलब कंडीशनिंग बोलते थे कि जब ये साउंड सुनेगी और इसको ये एप्पल का पीस उठा के खाना है, तो वो एक कंडीशनिंग होती थी। तो जब मेरी प्रिशा प्रिशा मैं अलग अलग तरीके से उसको बुलाती थी, तो उसको उसके एक जो हियरिंग एड है, फिर हम ब्रेन ट्रेन करते थे उसमें। तो जैसे ही वो आवाज सुनती थी उसको खाती थी, तो उसका वो बोलते ना एक तरह का थेरेपी की वजह से वो एप्पल से एप्पल आया। एंड देन आई न्यू दैट दिस इज नो लुकिंग बैक। ओके, वहां से पुश मिल गया, किक हाँ, मिल गया हाँ, कि अब तो अब सिर्फ तो एक बस, शब्द नहीं, अब तो हाँ, पूरी लैंग्वेज सिखानी है। और आपने बताया प्रिशा को बहुत सारी लैंग्वेजेस आते हैं। हाँ, शी नोज भाषा उसने सीखी, हम इंडोनेशिया में थे, कहाँ तो हम सोच रहे थे कि शायद ये कभी बोल नहीं पाएगी, पर अलका मैम के यहाँ जब मैंने देखा था कि वो सारे बच्चे जमीन पे बैठ के मराठी सीख रहे हैं, तो मैंने बोला यही एक लेडी है जो मेरे बच्चे को करवा सकती है, और बहुत स्ट्रिक्ट थी। तो फिर उनकी जो ब्रेन ट्रेनिंग कहिए, जिस तरह से बात करने का सिखाने का तरीका था, वो सीखते सीखते क्या होता है, आपका ब्रेन विल पिक अप एनीथिंग दैट दे हियर। तो इट इज नॉट अबाउट जस्ट इंग्लिश और हिंदी, दैट टाइम यू कैन पिक अप एनी लैंग्वेज। तो फिर उसने हिंदी पकड़ी। हिंदी समझती है बट बोल नहीं पा रही आते हैं, पर हम भाषा, जब इंडोनेशिया में थे तो हमने भाषा सीख ली, अब जर्मनी में है तो जर्मन सीख ली, और अब मतलब वो जैसे संस्कृत भी है, इसने अपना जनगण सीख लिया है, ब्यूटीफुल। और कई सारे श्लोक थे वो सीख लिया है। तो काफी चीजें अब जब एक बार कॉलेज खत्म कर लेगी तो हिंदी सीखेगी बोलना। ओके, आप फिर प्रिशा को मेरी बात समझाएंगे कि मैं प्रिशा से एक श्लोक सुनूंगी, बाद में सुनते हैं। पहले आपने ये कहा कि कुछ बैड हैबिट्स थी जो आपने कट डाउन की। हाँ, कौन कौन सी ऐसी बैड हैबिट्स या ऐसी हैबिट्स जो माएँ मतलब समझ जाएं कि अच्छा ऐसा नहीं करना है? एक एक तो क्या होता है कि ये उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनके लिए जो नॉर्मल होता है वो है साइलेंस, और वो बहुत खुश हैं उसमें, उनको जरूरत नहीं है सुनने की। पर हमारी सोसाइटी ऐसी है कि अगर आप एक के यहाँ बच्चा एक डिसेबल्ड है, उसके लिए अडेप्टेशंस करना बहुत मुश्किल होता है। लोग उसको बुली करेंगे, बहुत तकलीफें देंगे, आपको सोसाइटी के अकॉर्डिंगली मैच करना पड़ता है। तो इसलिए फिर मेरे को था कि ये लिप रीडिंग ना करे, क्योंकि सब बोलने का तरीका अलग होता है, जिस तरह की वॉइस जैसे होती है, एक वो साउंड क्वालिटी क्या होगी वो चेंज करनी है। ये ज्यादा मतलब होता है ना, कई चीजें ऐसी हैं जो आपकी जैसे 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 बच्चा बड़ा हो रहा है उसमें सुनने का नहीं, इग्नोर करने का, माँ की बात नहीं सुनने का, क्योंकि मैं इसके साथ हमेशा रहती हूँ। तो मेरा एज अ स्पीच थेरेपी, मैं उसको सारा टाइम उसकी काउंसलर भी हूँ, थेरेपिस्ट भी हूँ, और अगर वो मुझे नहीं सुनेगी तो कई बार मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ता था ताकि ये सुने। तो कई चीजें होती है जैसे बच्चा बिगड़ता है, वो मैं उसको नहीं दे पाई, तो वो एक एक तरीके से वो हमारे लिए काफी बैड हैबिट होती थी, अगर वो मेरे को रिस्पॉन्ड ना करे, सुने नहीं, अगर मैं उसको बुला रही हूँ वो नहीं सुनेगी। जैसे कई बार होता था मैं टेस्ट करती थी, एक कमरे से सुन रही है, अब मैं ग्रीडी हो गई, अब दूसरे कमरे से उसको बुलाऊंगी, प्रिशा प्रिशा, फिर तीसरा चौथा, ऐसे दूर से करती जाऊंगी, और अगर उसे नहीं सुना तो मैं इसको बोलती थी तुमने नहीं सुना, मैं नहीं सुनूंगी तुम्हारी बातें, अब मैं नहीं तुम्हारे को जवाब दूंगी। तो क्या हो गया, इसका ब्रेन ने वो सब, मेरी आवाज उसके दिमाग में बैठ गई, जहां उसने मेरी आवाज सुनी वो मुझे रिस्पॉन्ड करती थी। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि कभी आग लग गई या कोई कुछ डेंजरस सिचुएशन हुई, नॉर्मल बच्चे को आप जोर से चिल्ला के बोलेगी वो सुनेगा, वो पलटेगा। मेरा बच्चा जो सुनता नहीं है, पीछे से नहीं सुन सकता, वो कैसे होगा। तो उसको ही, उसके लिए बहुत जरूरी है कि कोई चिल्लाए, इमरजेंसी, रन, देयर इज अ कार कमिंग, कुछ इस तरह का हो, तो मेरे बच्चे को हर सिचुएशन के तैयार रहना चाहिए। और कल मैं ना रहूं, कितने लोग हैं जो कुछ कहेंगे, तो इस तरह से ये बहुत जरूरी था मेरे लिए।
उसी अगले दिन मेरे को अलका मैम का कॉल आया क्योंकि मैं उनसे मिली। हम लोग गए थे उसी हियरिंग एड क्लिनिक में बैठे हुए थे और हम सबके कान देखते थे कि किसके कान में हियरिंग एड है और कौन बोल रहा है। तो एक दिन ऐसे ही हम वहां पे बैठे हुए थे और एक लड़की को हमने देखा जो बड़बड़ बोल रही आई थी और अपनी मम्मी से लड़ रही थी और एक ही शब्द मुझे लगा था कि वो जो थोक के बोल रही थी, बाकी सब सही बोल रही थी। हमने देखा उसके हियरिंग एड है। तो मैं तो बहुत दुखी थी, बैठी थी वहां पे। तो मेरे हस्बैंड ने जाकर के बोला, मैंने कहा जाके पूछो तो सही कहाँ से ऐसे बोलती है। तो उसकी मम्मी ने कहा क्लिनिक से बाहर आओ, मैं आपको बताती हूँ। तो क्लिनिक पे आई, उन्होंने एक नंबर मेरे हस्बैंड के हाथ में दिया और कहा कि अगर आपने इस अलका मैम के पास 3 साल आपकी बीवी ने गुजार लिए किसी भी तरह, तो आपकी जिंदगी पलट जाएगी। और हमको लगा ये क्या, यू नेवर थिंक। और जब मैं अलका मैम के घर गई, मैंने कहा ये 70 ईयर ओल्ड वुमन मुझे क्या सिखाएगी। आपके दिमाग में एक होता है कि टेक्नोलॉजी मतलब लेटेस्ट होगा, सब कुछ होगा। और जब मैंने बच्चों को देखा बात करते हुए, मैंने कहा हाँ, देयर इज होप, यहाँ पे कुछ हो सकता है। बस दैट्स इट। उसके बाद जब मैंने उनके पास गई और वो अलका मैम ने बुलाया उस दिन फोन करके, वो मैं मंदिर में गई, अगले दिन फोन आ गया और वहां से मेरी जर्नी चालू हो गई। उस दिन के बाद मैंने हफ्ते में 2 दिन जाना चालू किया। अलका मैम बहुत स्ट्रिक्ट थी, कई बार मुझे इस क्लास से डांट के भगा भी दिया। अच्छा, हाँ, बहुत स्ट्रिक्ट थी वो। हमारा एक आर्मी का जैसे होता है ना, इस चीजें वो आती थी, मुझे बहुत डांटती थी, पर वो हमारे भले के लिए डांटती थी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये सिचुएशन इतनी, जैसे मैंने कहा फर्स्ट 5 years आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उन्होंने हमारी हैबिट्स चेंज नहीं करे उन फर्स्ट 5 years में, तो क्या होगा, वो बच्चा जो गलत बोल रहा है, सुन रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है, वो नहीं करेगा। फिर वो जो आवाज की क्वालिटी है वो भी चेंज हो जाएगी। तो अगर वो एक बार हो गई, उसके बाद आप उसको रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ। और हमारी भी एज बढ़ रही है, इट्स अ वेरी इंटेंस जॉब। तो वो हमको बहुत स्ट्रिक्ट हमारे साथ थी ताकि हम वो चेंजेस बच्चे में ला सके। तो आज जब मैं 18 साल से ये काम कर रही हूँ खुद, तो मैं भी बहुत डांटती हूँ। तो जब मेरे पास आते हैं वीडियोस, तो मैं सेम चीज, क्योंकि मुझे पता है टाइम इज रनिंग शॉर्ट है, अगर हम जल्दी से इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे और वो वे ऑफ लाइफ हो जाएगा आपका, तो फिर बच्चे के लिए तो विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल। और आप सोचिए विद इन अ मंथ अगर वो बच्चा एप्पल बोल रहा है, तो कुछ तो हुआ होगा। तो मेरे लिए बहुत जैसे पत्थर रखती थी अपने सीने पे, डांटती थी, इग्नोर करती थी इसमें, बट इट चेंज माय लाइफ फॉरएवर। ब्यूटीफुल। तो ये जो आप अलका मैम के पास जाते थे, आप ही जाते थे या प्रिशा को लेके जाते थे? हाँ, तो हम प्रिशा को लेके जाते थे। ओके। तो ये मेरी गोद में मतलब ऐसे बैठी रहेगी, हालांकि साल भर की थी, पर क्या होता है कि एक नॉर्मल बच्चा कैसे सुनता है, कैसे सुन, जब घर में सब लोग हो रहे थे, आवाजें सुन रहा है, उसमें से वो धीरे धीरे वर्ड्स पिकअप करता है, ब्लाबर करता है, फिर वर्ड्स डालता है। वो उसका भी यही था। तो हमारे यहाँ बच्चे थे, कोई 8 साल का, कोई 5 साल का, एक नॉर्मल एनवायरनमेंट था। तो कभी हम किचन में कर रहे हैं, कभी हम रेस्टोरेंट में गए, कभी मंदिर में चले जाते थे। अलका मैम अलग अलग जगह थेरेपी कराती थी। तो हम वहां पे जो आपकी जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में नॉर्मल क्रिएशन करके, बट इन एन एग्जैजरेटेड फॉर्म, हमारी थेरेपी होती थी। तो उसमें बच्चे एक दूसरे को देख के सीखते थे। तो ये छोटी सी थी, वो ऐसे क्रॉल करेगी तो मेरे को डर लगता था गिर जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, माँ का दिल होता है। और ऐसा लगता है बेचारी सुन नहीं सकती, पर अलका मैम बोलती थी नहीं, एक हैंडीकैप है, हमें उसे दूसरा हैंडीकैप नहीं देना कि वो बेचारी है। तो उसको पावरफुल बनाने के लिए थोड़ा छोड़ दो, गिरेगी, पड़ेगी, अपना भला खुद समझेगी। तो मेरे को उससे बड़ा वो लगा कि हाँ, हम बच्चों को पकड़ के रखते हैं, सोचते हैं कि अरे मेरा बच्चा ऐसा है, उसको ये प्रॉब्लम है, बट दे अंडरस्टैंड। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो समझ जाते हैं, और अगर हम इनको डरा के रखेंगे तो ये नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा उसमें बस वो ऐसे करते करते उसको स्पीच थेरेपी मैं सीखती थी। और ये फिर सारा दिन, तो जैसे अलका मैम हमें मंडे और थर्सडे बुलाती थी, तो जो मैंने मंडे को सीखा वो मैं 3 दिन के अंदर पूरी लाइफ में अपने चेंज मतलब इम्प्लीमेंट कर देती थी। और फिर थर्सडे को फिर क्लास में गई, तब तक वो मेरा वे ऑफ लाइफ था। फिर थर्सडे को नई चीजें सीखी, वो कर दी। तो मेरा जो लाइफस्टाइल था पूरा इसके अराउंड से पास, जैसा इसकी, और मैं कहीं जाती थी तो उसी तरह से बात करना, उसको अवेयरनेस देना, पहले से वोकैबुलरी देना। तो हम हर चीज को काफी 3-4 बार रिपीट करते थे ताकि इसको, और कनेक्शंस बनाते थे ब्रेन के अंदर। तो सारा टाइम अगर आप मेरे को देखते तो सब ये सोचते थे कि ये तो सारा टाइम बोलती ही रहती है, पर वो मेरे बच्चे के लिए जरूरी था। तो भाई बर्थडे पार्टी में गए, सब लेडीज एंजॉय कर रही है, मैं अपने बच्चे के साथ लगी हुई हूँ, उसको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, बोल रही हूँ, उससे बुलवा रही हूँ।
घर आई फिर उसने तुमने क्या देखा, घर से उसकी बर्थडे में गए थे, वहां पे क्या हुआ था, तो कनेक्शंस बनाना, क्योंकि मुझे पता था ये फर्स्ट 5 years आर गोल्डन ईयर्स और मुझे ये करना ही है। एंड विद इन अ ईयर ये सब कुछ जैसे जो मैं बोलती थी नॉर्मल बच्चे की तरह सब करती थी। फिर धीरे धीरे उसने बोलना चालू किया और मैं फिर ग्रीडी हो गई। मैंने कहा है बोल सकती है तो गाना भी गा सकती है। तो आपने गाना भी सिखा दिया? हाँ, तो उस टाइम पे कजरारे कजरारे आता क्या, तो मैंने उस पे हम लोग डांस करते थे, सालसा करवाती थी। तो इट्स नॉट परफेक्ट बट हम लोगों मैंने इसको एक म्यूजिक का भी जो होता है, मैंने कहा इसको कभी ये फील नहीं होना चाहिए, मैंने ये नहीं सीखा। तो ऐसे सरस्वती को बोलते हैं हम इतना पूजा करते हैं, पर मैंने इसको फर्स्ट म्यूजिक लेसन टॉयलेट में दिया। क्योंकि वो टॉयलेट पे बैठ के सिर्फ उसका कंसंट्रेशन सामने होता है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। तो मैंने उसको सारे गामा की जो पहले थी तो मैंने गाया और उसको फिर नोट्स और अपने एक्सप्रेशन से वो दिखाया सारे का। तो वो जब देख रही थी तो उसे समझ में आ गया कि जैसे जैसे ऊंचा जा रहा है वैसे 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 ही मेरी माँ का एक्सप्रेशन भी चेंज हो रहा है और वो भी चेंज हो रहा है। और फिर धीरे धीरे उसने वो सब किया तो उसको म्यूजिक भी पसंद आने लगा। उसने हमारी नानी ने एक गणपति की आरती थी, ओम भूत बुआ है, वो सब मैंने इसको सिखाने की कोशिश करी। खाली क्या होता है कि आप अगर उसको रिपीट और रिकॉल ना करो तो वो होता है बच्चा भूल जाता है, जो नॉर्मल बच्चे भी भूल जाते हैं। पर और आप इतना कुछ हम लोगों ने इतना देखा है इसके 20 अभी 21 साल की है, हम लोगों ने इतना चेंज किया लाइफ में कि कई चीजें भूल जाती है। तो मैं इतना वो नहीं करती हूँ क्योंकि वो सब कुछ बाकी बहुत कुछ अच्छा मैनेज कर लेती है। ओके। आजकल मैं सोचती हूँ पेरेंट्स बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल में ही आपका जैसे ही बच्चा पैदा होता है कि 2 दिन में टेस्ट हो जाता है कि हियरिंग पावर कैसी है वो करके। मैं सोच रही हूँ आज से इतने साल पहले जब ये सब चीजें नहीं थी उस टाइम पे फिर आपको एकदम से पता चलना, फिर स्पीच थेरेपी के लिए आपने कोशिश करना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल मैं कई सारी माएँ देखती हूँ, बच्चा नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, बस फोन चलाता है तो वो बोल नहीं पाता, तो वो माएँ डर जाते, घबरा जाते, मेरा तो बच्चा बोल ही नहीं पाता। उन माँओं को आप कैसे मैसेज देंगी? कैसे वो थेरेपी उसकी खुद ही कर सकती हैं घर पे? तो मेरा जो 18 साल पहले मेरा यही मिशन था कि जो मैं सीख रही हूँ इतना प्रेशियस है कि ये मुझे स्प्रेड करना है। तो मैंने ब्लॉगिंग चालू करी इम्पेयर्ड बट एम्पावर, और उसके बाद मैंने देखा माएँ आ रही है मेरे पास। तो शुरू में क्या होता था, मेरे पास डेफ मदर्स की बच्चों की माएँ आती थी मेरे पास। फिर क्या हुआ, ये जो चालू हुआ टैबलेट्स का, फोन्स का जब चालू हुआ, उसके बाद क्या हुआ, बच्चों को माओ ने अपनी कन्वीनियंस के लिए कभी कभी अपनी के कि हाँ हमारे पास अरे ये तो बहुत इन्फॉर्मेटिव है दे देते हैं। उसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट था वो अब हमको पता चल रहा है। बट वो उस बच्चे को आपने जो प्लास्टिक ब्रेन था उस टाइम तो वो आपने यूज नहीं किया, एनवायरमेंटल साउंड्स जो अलग अलग चीजें दुनिया में हो रही है वो नहीं, पर आपने उसको एक वर्चुअल दुनिया में डाल दिया जिस जो कि एक बहुत फेक दुनिया है, रियल नहीं है। तो उसमें आपने डाल दिया तो बच्चा क्या है उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, एंड वो डोपामिन हाई बच्चे को होता है उसमें। तो वो एक रियल, अगर आपने एक एलिफेंट उसको उसमें दिखाया और एक एलिफेंट बाहर दिखाया, वो उनको मैच नहीं कर पाए, नहीं कर पाएगा। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि बच्चों में ना तो कई बार होता है आई कांटेक्ट नहीं है, जवाब नहीं दे रहे बिकॉज दे आर सो एनग्रॉस्ड इन दैट। उसकी वजह से लॉट ऑफ टाइम्स दे आर द साइंस आर लाइक ऑटिज्म, एंड सो इट हैज बिकम वेरी कॉमन, एवरी सेकंड थर्ड पर्सन। ऑटिज्म तो अब शब्द बहुत ही कॉमनली यूज करने लग गए हैं लोग, जिनके बच्चे को ऑटिज्म नहीं भी है वो भी कि वर्चुअल ऑटिज्म है, वर्चुअल ऑटिज्म है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपने वर्चुअल दुनिया में झोंका है अपने बच्चे को। एग्जैक्ट मैंने कई सारी वीडियोस हैं यहाँ पे इंटरनेट पे, हम देखते हैं कि बच्चा बार बार एक ही वीडियो को पीछे कर करके देख रहा है, एक ही साउंड को वो बार बार सुनना चाहता है। आप वहां पे ढोल नगाड़े बजा दीजिए, बच्चा नहीं देखेगा, उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर है। और द मोमेंट यू टेक अवे द स्क्रीन, उनका जो एंगर, दे टॉक अबाउट वायलेंस। तो अभी मेरे कोविड के टाइम से मेरे पास इतने केसेस हैं क्योंकि मैं ये सारा काम अपने 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 गुरु के लिए करती हूँ और उन माओं के लिए करती हूँ जो मेरी सिचुएशन में थी, क्योंकि मैं भी ऐसी ही थी। किसी एक माँ ने मेरी अलग करी थी, तो अब मैं लास्ट 18 साल से यही काम कर रही हूँ। तो जो मेरे मैसेंजर्स आईजी में आते हैं या फेसबुक पे आते हैं, ज्यादातर आजकल ऑटिज्म के आ रहे हैं कि मैम हमें बता दीजिए कैसे होता है। तो मैं उनको फिर 1-to-1 जब उनकी वीडियोस, माएँ मेरे को वीडियोस भेजती हैं, ऑब्जर्व करती हूँ, फिर मैं एक अच्छा सा एक वीडियो कॉल करती हूँ। कभी कभी वो 3-3 घंटे चल जाता है क्योंकि इतना इंटेंस हो जाता है, पेरेंट्स इतने घबराए हुए होते हैं। तो फिर मैं उनसे बहुत इंटेंस हो जाता है हमारा कॉन्वर्सेशन। तो कई बार होता है कि लंबा लंबा हो गया, फिर मैं उनको हर चीज की रीजन देती हूँ, आपके बच्चे में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है,
और फिर मैं उस मदर को ट्रेन करती हूँ ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए, जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी हो जाती है, क्योंकि मैं उसको इस तरह से माओ को प्रिपेयर करती हूँ। हमारे को अलका मैम ने वैसे ही प्रिपेयर किया था। तो वी बिकेम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट और काउंसलर, सब ऑल इन वन। तो अब ये माए, अभी मेरे पास एक केस है जो बच्चा बहुत 4.5 साल का है, और उस माँ में इतना जुनून है, वो मेरे को, उसने मेरे को बोलते ना रात की नींद और दिन का चैन खत्म किया। और 5-5 6 वीडियोस, अच्छा वीडियो कॉल्स करते हैं। विद इन 2.5 months देयर इज अ पॉजिटिव चेंज इन द चाइल्ड, एंड यू कैन क्लियरली सी। अगर वो बोलते अगर हम 2 साल पहले और आ गए होते तो और हमारा चेंज होता, क्योंकि जितना बड़ा होता जाता है बच्चा तो गैप उतना ही बड़ा होता है आपको फिलअप करने के लिए। जैसे मेरा भी, जैसे 1 साल की थी, अब उसकी हियरिंग एज तो 0 थी, बट बायोलॉजिकल एज 1 थी। तो उस 1 साल को मेरे को कवर अप करने के लिए बहुत मेहनत करनी है। यानी कि आपको जितना जल्दी पता चल जाए उतना हाँ। ही अच्छा। और यहाँ पर ये भी कहना गलत नहीं होगा रुचि जी कि आप एक बहुत पुरानी विरासत को आगे बढ़ा रही हैं, बिल्कुल, है ना? आपने बताया कि अलका मैम अगर उस टाइम 70 इयर्स बताया आपने, हाँ, 70 she passed away last year, तो she, मतलब when she passed away she was going to be almost 90। तो उन्होंने जो हम मतलब 50 सालों से उन्होंने थेरेपी करी की है। और सारे बच्चे नॉर्मल स्कूल में जाते थे, और वो शी स्टार्टेड विद पॉकेट मॉडल के नहीं होते हियरिंग एड, हाँ हाँ, और उनका ये कह रहा था, वो चार्ज क्या करती थी, 300 रुपए महीना बस। और वो कहती थी मेरे पास, और वो कहती थी पहले शुरू में उन्होंने मेरे को कसम नहीं किया कि हमारे पास 1 लाख का हियरिंग एड था। तो उनको लगता था ये तो बड़े पैसे वाले हैं, पर उन्होंने देखा कि मेरा मेरा मिशन कुछ और था। हाँ। तो फिर धीरे धीरे वो मेरी, मतलब बोलते थे मेरी माँ और मैं उनकी बेटी ऐसे हो गए फिर। पर उनका ये था कि एक फिशर वुमन की भी है, जो रिक्शा वाले की भी है ना, वो भी मेरे पास आ सके। तो उनका तो फिर इसलिए मैंने उनकी वजह से ही जब देखा कि उनका पैशन मेरे अंदर, तो एकदम दुर्गा जैसे जाग गई थी कि ये चीज बाहर जानी चाहिए। तो ब्लॉगिंग चालू करी, लिखना चालू किया, इम्पेयर्ड एम्पावर्ड फेसबुक पे ले आई। और उसके बाद मैंने जब जो हर जगह टॉक्स भी देती हूँ, सेमिनार्स में जाकर के, कॉन्वर्सेशंस, इंटरनेशनल टॉक्स मैंने बहुत इसके ऊपर किए हैं। तो ये इसीलिए करती हूँ ताकि अवेयरनेस आए, क्योंकि क्या होता है जो अच्छा काम है वो तो दिख नहीं रहा है, और जो बुरा काम है, जिस तरह का ये मटेरियल हो रहा है, वो बहुत ज्यादा आगे आ रहा है। और अभी मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें मैंने एक बहुत बड़ा फेमस पॉडकास्टर है उसके में लिखा भी था, बहुत स्ट्रांगली मैंने लिखा था। ऑफ कोर्स ये लोग जवाब नहीं देते हैं। वहां से एक मेरे पास माँ आई, क्योंकि वो बड़ी स्केर्ड हो गई कि मेरा बच्चा 1.5 साल का ये नहीं कर रहा। वो ऑलरेडी स्केर्ड थी, वो डिप्रेशन में आ गई। और मैंने बोला आप ये किस तरह की साइंस दे रहे हैं, क्योंकि ये जो आप फैला रहे हैं वो गलत है। और गलत। हाँ, तो ये अवेयर होना एक अलग चीज है, पर, हाँ। मतलब लोगों को डरा देना, माओ को डरा देना, दैट इज अ डिफरेंट थे। और आपको यही मैं इसको, इसीलिए मैं ये जो कर रही हूँ वो इसीलिए करती हूँ कि जितना हो सके मेरी आवाज लोगों तक पहुंचे, कि हाँ आपके बच्चे को स्पीच डिले जरूरी नहीं है ऑटिज्म की वजह से है या एडीएचडी के तरह है। It could be a lifestyle that is around you which is wrong. और अलका मैम was so visionary, उन्होंने स्पेसिफिक चाइल्ड हैं उनकी भी लाइफ चेंज करी, डेफ बच्चों की चेंज करी, और हम जैसी माओ को खड़ा कर दिया कि हम अभी कोई भी सिचुएशन हो। अभी मैं एक इंटरनेशनल स्कूल में भी काम करती हूँ, तो वहाँ पे स्पेशल बच्चों के लिए होता है, वहाँ पे सिखाना पड़ता है। तो मैं अपनी जो स्ट्रैटेजीज, एक अलका मैम की, थोड़ी सी खुद की मदरहुड की, और थोड़ी सी जो मैं सीख रही हूँ दूसरी माओ से, क्योंकि वो भी मुझे सिखा रहे थे, वो मैं उनको इम्प्लीमेंट करके आगे करती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि और मैं सोचती हूँ मेरे को पास इतनी पावर है, टाइम है, एनर्जी है, अगर मैं एक माँ और एक बच्चे का भी जीवन संवार सकूं, तो मुझे लगता है मैं अलका मैम के लिए एक छोटी सी ट्रिब्यूट दे रही हूँ, क्योंकि हर चीज जो मैं करती हूँ वो मेरी अलका माँ के लिए करती हुई। Her name is Alka Khudlikar, and there is none like her. Trust me, because when I was blogging, मेरे को काफी लोगों ने यूएस वगैरह से भी कांटेक्ट किया था। उन्होंने कहा कि जो आप सीख रहे हो वो इतना एडवांस्ड है। तो उन्होंने जो सोचो अभी अगर होता तो 60 इयर्स पहले, एग्जैक्टली वही मैं सोच रही हूँ। जिस टाइम पे फोन और ये लैपटॉप और ये सब चीजें नहीं थी, इक्विपमेंट्स नहीं थे, तब से उनके पास ये सारी चीजें हैं कि कैसे हम बच्चों को सिखा सकते हैं, कैसे थेरेपी दे सकते हैं। तो वो ही हम लोगों ने उनसे सीखा। और हम जैसी थोड़ी बहुत माएँ हैं जो हम अपने आप को, आई थिंक वी आर मोर ट्रेन देन स्पीच थेरेपिस्ट, जो कि ये मैंने कई थेरेपिस्ट को चैलेंज किया है। कई जब मैंने टॉक्स देती थी तो वहां पे मैंने ओपन चैलेंज उनको दिया है कि आप मुझे करके दिखाओ, क्योंकि ये बॉलीवुड डांसर भी है, इसको मैंने ब्रेन ट्रेनिंग करी है टू इवन एडिट म्यूजिक। तो वो जैसे अपने गाने होते हैं घूमर, कितना ज्यादा बीट वाला गाना है,
इसने बैठ के एडिट किया, क्योंकि वो तो इतना लंबा गाना है, हाँ। आप परफॉर्मेंस दे दी 3 मिनट की, हम्म, तो इसके ब्रेन को इतना ट्रेन किया है कि वो उसको कर सके। हम्म, तो ये कहाँ से आई? ये एक आपको एक अच्छा टीचर मिल सके जो आपको स्ट्रैटेजीज दे सके। तो मैं जो मैंने अपनी टीचर से ही सीखा। मेरे घर में भी मेरी जेठानी इज एन एजुकेशनिस्ट, तो मैंने उनसे काफी चीजें सीखी। ओके। प्रिशा वाज अनदर टीचर ऑफ माइंड कि कैसे मैं उसकी बेस्ट हेल्प कर सकूं। और मेरे खुद की जो सिचुएशन थी, जो एंगर था, फ्रस्ट्रेशन थी, डिप्रेशन था, क्योंकि आपके पास कई बार फैमिली प्रेशर भी होता है बाकी चीजें करने के लिए, और ये बच्चा ग्रो होता जा रहा है, दूसरा बच्चा बड़ा है, वो नीड्स हेल्प। तो इतना प्रेशर था कि मैंने अपना वो सारा उसमें डाल दिया, प्लस थेरेपी में डाल दिया, प्लस यूट्यूब वगैरह सब पे डाल दी थी, पॉजिटिवली अपने आप को चेंज किया। मैं इसी पे आ रही हूँ, जो माएँ बहुत प्रेशर लेती हैं कि उनको लगता है उनके बच्चे में कोई कमी है, कोई माइलस्टोन वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे अपनी एंग्जायटी, अपने डिप्रेशन, अपने एग्रेशन को वो पॉजिटिव वे में अपने बच्चे के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं? देखिए, माँ का खुश होना बहुत जरूरी है, और मैं ये नहीं कह सकती मैं बहुत खुश रहती थी, क्योंकि आपको नहीं पता 1 साल के बाद मेरा बच्चा ठीक से कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैं दुखी होकर सारा टाइम चिल्लाऊंगी तो वो भी नहीं होने वाला है। तो हमारा ये नहीं था कि हम इंडियन मदर्स को तो सब पता है, हमारे टाइम पे सब कुछ पिटाई हो चुकी है, हर तरीके से मिलाई हो चुकी है, आजकल वो चेंज हो गया है। लेकिन हमारा था कि आंख का कांटेक्ट बहुत जरूरी है, फर्मनेस ऑफ वॉइस, मेरी वॉइस पे कंट्रोल, प्लस अंदर मेरे बहुत कुछ कई बार बोलती थी, जैसे कुछ बोल दिया ऐसे, तुम्हें पता है मैं सुनाई नहीं देता, पत्थर रख के, तो क्या हुआ, हियरिंग एड है ना। ओके। तो आपको वो बहुत जरूरी है। तो वो सब करके अब ये जो अंदर मेरे गुबार है उसको मैं क्या करूं, तो मैंने लिखना चालू किया, दूसरों की मदद करना चालू किया। आपके जैसे 2-3 लोग होंगे, उनके साथ बातें करो। मैंने देयर वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज ऑफ माय लाइफ व्हेन आई वाज इन जकार्ता, आई थिंक वन ऑफ माय डार्केस्ट फेजेस। और कई बार आपको लगता भी है कि जिंदगी खत्म कर दो, पर मैंने बोला ये तो आंसर नहीं है, तो आपको ही अंदर से करना पड़ता है, क्योंकि सब आपकी कोई मदद नहीं करेगा। तो अंदर से ही आपको पॉजिटिवली कि किस तरह से मैं चेंज कर सकूं। मैं पोएट्री लिखती थी, मैंने फेसबुक मेरे लिए बहुत बड़ा फ्रेंडशिप, मेरी बहुत क्लोज फ्रेंडशिप है, जहां मैं लिखती हूँ और ये नहीं सोचती कोई मेरे लिए वापस लाइक करे या वो करे। ये मेरा खुद की एक पर्सनल डायरी है, जहाँ पे सब अपनी जो एक्सपीरियंस है वो नोट करती थी, लोगों के साथ अवेयरनेस प्रोग्राम करती थी, स्कूल में जा के बात करती हूँ, कॉलेजेस जब मैं जकार्ता में थी वहां पर मिनिस्ट्री से, मेरे को स्पेशल नीड्स की मिनिस्ट्री से ऑफर मिला, तो दे वुड फ्लाई मी अराउंड एंड शी वुड डांस एंड आई वुड। वो कहाँ से आया? क्योंकि मैंने जो अपनी जिंदगी जो डार्क हो सकती थी उसको चेंज किया by positively, documenting my whole journey, sharing it with others। आज मेरे पास इतना प्लेटफॉर्म है, फेमिना में 2008 में वी वर फीचर्ड, इंटरनेशनल मैगजीन्स में हूँ। हमने खुद का एक टेड टॉक टाइप का हमारे स्कूल में चालू किया, इट्स कॉल्ड वॉचमेया, व्हिच मींस माय वॉइस। तो अपनी स्टोरी को एक मैं दुखी कर सकती थी, सैड हो सकती थी, और एजुएशन में छोड़ सकते थे सर, हाँ कि छोड़ो, अगर नहीं सुन सकती कोई बात नहीं, ये उसकी लाइफ है, अब क्या कर सकते क्या कर सकते हैं। पर ये मेरे को था कि कल अगर मैं ना रो, ये डर से मैं हमेशा जीती थी, कल मेरा अगर मैं मर गई, मेरे बच्चे को कौन संभालेगा, ये किसी पे बोझ नहीं बनेगी। तो वो डर को मैंने अपना पॉजिटिव उसमें लिया कि मुझे हर दिन इसकी जिंदगी बनानी है, भगवान ने मुझे एक गिफ्ट दिया है, कोई मेरी मदद कर रहा है, अलका मैम जैसे मुझे मदद कर रही है, अब मेरे को अपनी जिंदगी की स्टोरी चेंज करी है। तो मैं रिकॉर्डिंग लेती थी अलका मैम की, यूट्यूब पे डालती थी, उसको मेरा बार बार देखती थी मैं उसको, तो मेरा जो हो गया ना सिस्टम पूरा चेंज हो गया। डॉक्यूमेंटेशन बहुत था मेरा, डायरी में रोज आके लिखना, क्या सीखा मैंने वो मैंने किया। अब मेरी दोनों बच्चे जर्नलिंग करते हैं, ये खुद भी ब्लॉगर है, खुद भी अपना एक इंस्टाग्राम चलाती है जहाँ पे अपना आर्ट, अपनी जो डेफ जर्नी है वो करती है, इंटरनेशनल स्पीकर है। तो हम अलग अलग प्लेटफॉर्म से करते हैं। तो एक सैड स्टोरी से हैप्पी स्टोरी सिर्फ आप ही कर सकते हो, और इसकी शुरुआत आपने ही की। मैं सोचती हूँ जो आज आपके लिए अलका मैम है, वैसा ही आपके बारे में लोग सोचते होंगे। अब आपके बारे में भी जो माएँ आपसे जुड़ी हैं, उनके लिए भी आप इंस्पिरेशन है, वो हमेशा आपके बारे में बात करेंगी। वो बहुत बोलते हैं, पर मैं हमेशा ये बोलती हूँ मैं जरिया हूँ, जो टीचिंग है मैं अलका मैम की ही है।
तो क्योंकि मैं ये सोचती हूँ ये मेरी बहुत खुश नसीबी है कि मैं बीच का लिंक हूँ और अलका मैम की चीजें आगे बढ़ा सकते हैं जो थोड़ा बहुत करती है। मैं चाहती बहुत बड़ा हूँ। मैंने कई बार होता है कई जगह टैग भी किया है बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को कि मैं सी दिस इज अ रियल थिंग दैट वी कैन मेक अ डिफरेंस। क्योंकि आप कॉक्लियर इम्प्लांट बेच रहे हो पर स्पीच थेरेपी की बात नहीं कर रहे हो जो कि सबसे सस्ता इजी इजी और सस्ती जरूरी है मुझे लगता है। आपको लगता है कि इंडिया में इन सब चीजों की बहुत जरूरत है कि एटलीस्ट एक स्कूल में ऐसे थेरेपिस्ट को आप हायर करें और जो आसपास के बच्चे हैं जो नहीं बोल सकते उनको थेरेपी दी जाए? स्पीच थेरेपी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपके पास हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट हियरिंग डिवाइस में कहूंगी कोई सा भी हो सकता है क्योंकि वो सिर्फ एक कैनाल है आपके ब्रेन तक पहुंचने का। डिसाइफर तो आपका ब्रेन ही कर रहा है, समझ तो आपका ब्रेन ही रहा है। तो अगर आप ब्रेन ट्रेनिंग कर रहे हो तो उसके लिए खाली कान तो जरिया है, खाली सुन रहा है तो आपने वो डिवाइस डाल दिया, उसके बाद आप स्पीच थेरेपी दे रहे हो। लेकिन अगर आपने ये ही नहीं बताया कि पानी को पानी बोलते हैं या वाटर बोलते हैं या पानी बोलते हैं, जल बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में बोलते हैं, उसको डिसाइफर करना तो ब्रेन का ही काम है। तो ये अगर हम माँ को ही सिखा सकते कि माँ फर्स्ट टीचर होती है। अगर मैंने माँ को ट्रेन कर दिया तो माँ सारा टाइम बच्चे के साथ है, वो जहां जा रही है वो कनेक्शन कर रही है। दादाजी घर में है, दादी है, सब्जी वाला आया, वे ऑटो में जा रही हैं, स्कूल में टसल हो रही है, ऑफिस जा रही है तो वहां से आके अपना फ्रस्ट्रेशन बता रही है। तो बच्चा ये सारी नॉर्मल आवाजें सुन रहा है। अब डॉक्टर का बच्चा मेडिसिन की बातें करता है, आपका आपका बच्चा अभी ज्यादातर अभी धीरे धीरे मीडिया में ही बातें करता है। तो वही एनवायरमेंट अगर माँ से शुरू होता है, आप उसको थेरेपी दीजिए। स्कूल में आप स्पेशलिस्ट बिठाइए, हियरिंग एड के साथ आपको स्पीच थेरेपिस्ट बहुत जरूरी है। और हम लोग यूज करते हैं ऑडिटरी वर्बल थेरेपी विच इज लाइक हियरिंग, लाइक जैसे आप जो सुन रहे हैं वो बोल रहे हैं। तो हम बच्चे को वो ट्रेन कर रहे हैं। सैडली इंडिया में जैसे अभी एक लेटेस्ट हुआ था कुछ साल पहले, मोदी जी ने ट्राई किया था कि कॉक्लियर इम्प्लांट आर फ्री ओके इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। 20-20 लाख के कॉक्लियर इम्प्लांट है, उसकी हर महीने का खर्चा अलग है। आपने कॉक्लियर इम्प्लांट तो लगा दिया, उसमें और जो रेसिड्यूल हियरिंग है वो खत्म हो गई। अब वो इम्प्लांट ठीक से काम नहीं कर रहा है, स्पीच थेरेपी आपने दी नहीं और वो एडिशनल खर्चा और दे दिया। तो वो जो पेरेंट्स हैं वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अपना बाकी बेच रहे हैं, कुछ लोन ले रहे हैं। पर थेरेपी के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? अगर आप थेरेपी देंगे तभी तो बच्चा सुनेगा। यहाँ पे माओ को अवेयर होने की बहुत जरूरत है कि अगर किसी के घर में पैसा है, किसी के पास नहीं भी है, जिनके पास पैसा है वो तो अच्छा खासा पैसा लगा रहे हैं, सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे के लिए बच्चे को ले जाते हैं कि हाँ हम थेरेपी करा रहे हैं। आपने बोला 1 महीने में एक वर्ड बोलना शुरू कर दिया था, यहाँ पर बच्चे सालों ले लेते हैं हाँ। एक एक वर्ड बोलने के लिए। तो लगता है अरे थेरेपी काम आ रही है, बट जिनके पास पैसा नहीं है वो थेरेपी सही भी नहीं हो रही है ना। मेरा मेन प्रॉब्लम क्या है, आप थेरेपी करवाओ। अब उन्होंने अभी मेरे पास जो केस है वो उनमें ये बोलते हैं मैम हम तो 2 साल से थेरेपी कर रहे हैं पर बच्चा अभी भी वहीं का वही है। पर आपकी बायोलॉजिकल एज चेंज हो गई है, बच्चे में रॉन्ग हैबिट्स डेवलप हो गए हैं, वो सुन नहीं रहा है, वायलेंट हो गया है। वायलेंट क्यों है? क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो अगर एक्सप्रेस ही गए तो वो तोड़ेगा फोड़ेगा, फ्रस्ट्रेट होगा, गुस्सा होगा। पर अगर आपने थेरेपी दी होती, वो आज बच्चे की जिंदगी बदल गई होती। और थेरेपी भी सही होनी चाहिए। माँ को ट्रेन कर दो किस तरह से बात करना है, उन लोगों का बॉन्ड भी ठीक होगा। अलका मैन ने बेसिकली मेरे और मेरे बेटी के बीच का गैप हटा दिया। क्योंकि क्या होता है, ये थेरेपिस्ट जब आते हैं बीच में दे बिकम द मेन सोर्स। माओ को बाहर रखते हैं कमरे से बाहर, बच्चे को अंदर 1 घंटा आप जो सिखा रहे हो हमें तो पता नहीं क्या सिखाया है। अब मैं उस बच्चे से अपनी तरह से बात कर रही हूँ, अरे ये तो सुनता नहीं है, चलो उसको टीवी के सामने बिठा दो, रो रही है चलो बिठा देते हैं। तो जो उससे वो सीखा होगा वो तो समझ में भी नहीं आ रहा होगा ना। तो ये चीज आई विश हमारे देश में समझ आए। और मेरा मिशन ही बस यही है कि अलका मैन की जो आवाज है, मोर मदर्स कैन सी इट एंड बेनिफिट। तो ये अभी तक मैंने 18 साल में एक से भी कभी पैसे नहीं लिए। ये मैं सिर्फ इसलिए करती हूँ क्योंकि एक माँ दूसरी माँ को हेल्प करे, मदर्स हेल्पिंग मदर्स। और एक एक बच्चा जब मेरे को आके बच्चे माँ मुझे वीडियो भेजती है कि मैम देखिए आपकी वजह से मेरे बच्चे कर रहे हैं, मैंने कहा नहीं मैं इसका क्रेडिट नहीं लूंगी, हमारी अलका मैम की जो थेरेपी है उसकी वजह से है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा मैम हमेशा मुझे ही अपना वो सारा क्रेडिट दे ली थी, हमारा हमेशा झगड़ा होता था इस बारे में। लेकिन आई फील मदर्स रोल इज सो इम्पोर्टेंट। आई सी ऑल माई मदर्स आर मच स्ट्रोंगर विमेन। आई सी द चेंज। बोलते हम अब कुछ भी कर सकते हैं। एक आवाज में कॉन्फिडेंस है, एक
जो बाहर जाती हैं बच्चों के साथ, वो बोलते हैं हम बच्चों को नई नई चीजें सिखा रहे हैं, मैं उनको आर्ट सिखाती हूँ, इस तरह से आप आर्ट को यूज कर सकते हैं घर पे। एक एक्साइटमेंट, मेक एवरीथिंग एक्साइटिंग। आप एक रोजमर्रा की जिंदगी को एक्साइटमेंट कैसे देंगे, तो वो हम बताते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब प्रिशा को आप ट्रेन कर रही थी तो आप तो बहुत सारी स्टोरीज बनाती भी होंगी ना खुद से, कि मतलब सिखाने के लिए, स्पीच थेरेपी के लिए, कि अपने मन से कुछ मनगढ़ंत कहानियां कुछ भी प्रिशा को बताने के इनको लिए। क्या होता है, इन बच्चों, स्पेशल बच्चों के साथ जो सामने है वही हम बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने जब अगर मैं आपको ये बताऊं, एक नया वर्ड कोई बता दूं आपको, कैरावैन बता दूं, हाँ कैरावैन पता नहीं है, अब इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट वर्ड फॉर यू। तो जब आपको रियल में ही नहीं पता, पर मैं ये कहूँ, एक कैरावैन एक कमरा जैसा होता है जिसमें व्हील्स होते हैं, गाड़ी के पीछे लगा के ले जाते, तब तो आपको पता है गाड़ी क्या होती है, व्हील्स क्या होते हैं, तब यू कैन बिल्ड अप। तो यू हैव टू बिल्ड द बेसिक लैंग्वेज। तो उसके लिए क्या हुआ है कि मैं 24/7 में से जो 8 घंटा वो सोती थी वो सोती थी, बाकी टाइम सारा दिन हम बात करते थे। उठाया, किचन में प्लेटफॉर्म पे बिठाया, क्या हो रहा है, सुनो, और मस्टर्ड की आवाज है ये, सुनो, व्हाट इज दिस वेजिटेबल, दिस इज पोटैटो, सो दिस इज पोटैटो। आई हैड टू ब्रेक इट डाउन, शी हैज टू से फुल सेंटेंसेस। फिर उसके बाद जैसे होता था भूल जाती थी, फिर से पूरा सेंटेंस। हम 3 सेंटेंसेस के लिए, एक दिन मुझे याद है 45 मिनट्स ऑफ क्राइंग, शाउटिंग, येलिंग, टैंट्रम। मेरी सब्जी भी बन रही थी साथ में, और साथ में थेरेपी भी चल रही थी। और जब ये इसने तीनों सेंटेंसेस बोले, इसने और हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, खूब रोए, क्योंकि और में से इसका क्या था, कोई मटेरियल चीज, मैं उससे पूछती थी क्या चाहिए, मम्मा हगी, बिकॉज उसको पता था कि वही मेरा सबसे प्राइज पोसेशन है। और हमारा कोई बोलेगा कि मम्मा तुम इतनी स्ट्रिक्ट थी, योर मदर मस्ट बी सो बैड, कितनी स्ट्रिक्ट थी, डांटती थी, लेकिन इसका और मेरा बॉन्ड इतना क्लोज है कि बहुत प्यार है, उसको पता है क्यों डांटती हूँ। तो अगर कल भी मैंने उसको किसी चीज के लिए डांटा था, तो ये एकदम से हो तो गई थी, पर उसको पता था ये अच्छे के लिए हुआ, आ जाकर के बोल रही अच्छा हुआ तुमने मुझे डांटा था। तो ये बहुत जरूरी है कि जो माँ का, जो हमारे फर्स्ट 5 इयर्स बच्चे और माँ का जो टाइम है, हम टाइमली यूज करें। एक अच्छा थेरेपिस्ट जो आपको कमरे में ले जाए, क्वेश्चंस पूछे। मैं हर माँ को बोलती हूँ, अगर आप थेरेपी करवा रही हैं, खूब सारे क्वेश्चन पूछिए। रिमेंबर, डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट, दे आर चार्जिंग यू मनी, दे आर सपोज टू गिव यू इंफॉर्मेशन। अगर नहीं दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, चेंज। और उनसे पूछिए, मुझे 4 लोग वो दिखाइए जिनसे आपको बेनिफिट हुआ है, जिनकी बच्चों को बेनिफिट हुआ है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही है कि टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि अगर आपने जब भी आपको पता चला, मान लीजिए बच्चा 1 साल का है, आपके पास उसके बाद कितने साल बचते हैं, मुश्किल से 3 से 4 साल, उसमें ही आपको बच्चे को सिखाना है। और अगर एक मिनट भी आप गवा रही हैं तो वो भारी पड़ने वाला है। हाँ, और इसीलिए मेरे को, जैसे अलका मैम ने शुरू में बोला था, इसको पहले सुनने दो। मैं तो इतनी आतुर थी ना, तो उनके सामने तो मैं ऐसे कुछ बुलवाती नहीं थी। जैसे उनके गेट से बाहर निकले, कमॉन से, क्या बोला था, क्या सुना था, बोलो अभी, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। क्योंकि मुझे पता था, और उसने उसी की वजह से वो बोलना चालू किया। तो ये मेरे अंदर जो फायर थी ना, बहुत स्ट्रांग थी। और आज भी मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं, मेरी बच्ची किसी पे भी निर्भर ना हो। आज ये खुद ट्रैवल करती है, अपने आप सबसे बात करती है, मेरी मदद करती है, दूसरे स्पेशल बच्चों को आर्ट सिखाती है, क्लासरूम में ये आर्ट टीचर बनना चाहती है, आर्ट थेरेपिस्ट बनना चाहती है। आई डोंट नो क्या बनेगी, डायरेक्शन पड़ेगा, शी इज एन आर्टिस्ट एट द मोमेंट। बट कुछ भी कर सकते हैं अगर आपने लैंग्वेज सीख ली ना, फंक्शनल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, आप रोज मर्रा की जो बातें हैं वो समझ सके, तो आप उसके ऊपर कुछ भी बिल्डअप कर सकते हैं। तो बेसिक, बच्चे को जब स्कूल जाता है उसको बेसिक चीजें आनी चाहिए। तो जब ये पहली बार स्कूल गई थी, मुझे पता था ये बहुत छोटी थी, लेकिन मैंने इसको हियरिंग एड की बैटरी चेंज करनी सिखा दी थी, क्योंकि मैं टीचर को बोल सकती थी आप इसकी हियरिंग एड चेंज कर दो। और मैंने इसको ट्रेनिंग पहली से एज में, अबाउट 2.5-3 साल की थी, 2.5-3 साल में बैटरी चेंज करना। तो बैटरी, क्योंकि अगर स्कूल तो जाना है इसको, तो मैंने इसको 2.5 साल की थी, मैंने 2.5 साल की थी, मैंने इसको हियरिंग एड के घर पे ट्रेनिंग चालू करी सारी। चेंज करो, 2-4 बार गिराई, डांटा मैंने इसको, नहीं ऐसे नहीं होता है, करो, प्रेशर दिया उसको बहुत ज्यादा। बट वो प्रेशर की वजह से आज शी इज बिकम रेजिलियंट। आजकल हम डरते, हाय मेरे बच्चे को ना डांटूंगी नहीं, मैं ये बात कर रही थी, जेंटल पेरेंटिंग। बहुत लोग बोलते हैं बच्चों को डांटना नहीं है,
आप बच्चों से बहुत प्यार से हमेशा बात कर रही है। मैं समझना चाहती हूँ कि अलका मैम ने आपको क्या सिखाया या आपने अपने मदरहुड जर्नी से क्या सीखा है जो आजकल की माँओं को, हम जैसी माँओं को सीखने की ज़रूरत है? जेंटल पेरेंटिंग ना आजकल का ये एक तो मुझे लगता है कई बार भागने का भी अपने आँख से भागने का भी एक नज़रिया हो गया, ज़रिया हो गया है। क्योंकि हम डरते हैं कि बच्चा अगर रोएगा, अगर मैंने डाँटा तो नेचुरली बच्चा रोएगा। सबके सामने ये हो जाएगा कि मैं तो बैड मदर हूँ, मेरा बच्चा यहाँ पे दहाड़ रहा है, रो रहा है, इसको ज़िद कर रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको दिला देते हैं जो उसको चीज़ चाहिए। और बच्चा क्या सीख रहा है कि मैं रोऊँगी या रोऊँगा तो मुझे सामान मिल जाएगा। बच्चे मैनिपुलेटिव बहुत होते हैं। और मैं एक एग्जांपल आपको दूंगी, जब बच्चा छोटा बच्चा होता है, आपका दूध पी रहा होता है, वो काटता है हाँ, और देखता है कि मेरी मम्मी का रिएक्शन क्या है, आई नो। और वो जब देखता है कि आप ऐसे कर रही हो, वो दोबारा काटेगा। और जहां आपने चुप नहीं करोगे, नहीं दूंगी मैं, फिर वो समझ जाते हैं। तो वो बच्चा आपको खुद बता रहा है कि मैं मैनिपुलेटिव हूँ इन अ वे, लाइक आई एम नॉट बी वेरी हार्श। तो एक प्यार करिए, बहुत प्यार करिए, पर ये समझिए कि घर के बाहर जो दुनिया है वो बहुत हार्श है। एग्जैक्टली। वो आपको वैसे ट्रीट नहीं करेगी स्पेशल चाइल्ड की तरह। तो आपको उनके साथ लड़ना है। तो आप तो प्यार दुलार देकर के भेज रहे हो, पर वो बच्चा इतना बिगड़ गया है या सुन नहीं रहा है कि बाहर की दुनिया सोचेगी यार इसको मत बुला, मैं नहीं बात कर। तो इतना हो कि आपका बच्चा जहां जाए वो ग्रोथ में हो, फेज में हो, सीखने लर्निंग मोड में हो, अपने लिए आवाज उठा। अब अपनी आवाज उठाए। अगर मेरे में अंदर ईगो होगी तो मैं क्या सीखूंगी? सीखता वही आदमी है जो अपनी ईगो डाउन करके समझने की कोशिश करता है। अलका मैम ने सिर्फ वही किया, हमें स्ट्रिप किया हमारी ईगो से। आज मेरी हर माँ डरती है, फिर बाद में मुझे बहुत प्यार करती है जिस तरह से मैं अलका मैम से, और वही हमारा रिश्ता है। और वो बोलते हैं मेरे बच्चे, हाँ सारे बोलते हैं मेरा बच्चा मुझे इतना प्यार करता है, अगर मुझे ऐसे करूंगी आउच माँ क्या हुआ। और हर माँ यही सुनना चाहती है कि माँ मैं तेरा बच्चा हूँ। मैं एक बार फिर से आपको फ्लैशबैक में लेके जाना चाहूंगी, जिस दिन आपको ये पता चला कि प्रिशा सुन नहीं पाती है, सबसे पहला रिएक्शन और सबसे पहले आपके मन में क्या आया? मुझे वो दिन याद है बहुत अच्छे से कि हम जब गए, इसको दवाई दी, इसको सुलाया गया ताकि वो टेस्ट कर सके, बेरा टेस्ट होता है। और मैं इस पूरे 1 घंटा 1.25 घंटा मुझे ऐसा याद है, अभी थोड़ा सा भूल रही हूँ क्योंकि वो इतना ट्रोमेटिक फेस था, काफी चीजें मेरे को याद नहीं रहती उस टाइम की। मैं उसका चेहरा देखी थी एक्सप्रेशन चेंज के लिए, वो अभी क्या बोलेगी क्या बोलेगी क्या बोलेगी। और जब उसने मुझे बताया, मुझे ऐसा लगा कि एकदम बोलते ना जैसे आपके दिल का एकदम फटना एकदम। और मुझे लगा था मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, सब जगह जैसे आग लग जाती है ना शरीर के अंदर। और मेरे को बस ये याद है कि मेरा सर घूम गया था। मैंने अपनी बच्ची को उठाया, मेरे हाथ में जान नहीं थी, मेरे पैर कांप रहे थे। और मेरे हस्बैंड में तो मेरे मैं ना मोर रेजिलिएंट, वो थोड़े ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो वो तो बहुत रेडी थे इस बात के लिए। लेकिन मुझे वो याद है मैं जब जा रही थी, तो मैं हमेशा ये बात बताती हूँ कि मेरे को लगा था कि मेरे सामने एक गड्ढा है जिसमें मैं गिर रही हूँ हमेशा। और जो मेरी गाड़ी के टायर है वो स्क्वायर हो गए हैं, क्यों मुझे ये पता नहीं, पर वो फीलिंग मुझे आज तक है। मैं घर आई, उसके बाद 1 महीना तो मुझे यही होश नहीं था कि बहुत डिप्रेशन, और हर जगह ये पूछना। और मुझे हर बार वो दूरदर्शन की वो लेडी याद आती थी जो साइन करती थी, और मेरे को वो रातों की नींद। तब सडनली सब लोग जो होते हैं ना गायब हो जाते हैं आसपास, सब बोलते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर नहीं होता है, आपको हिम्मत जुटानी पड़ती है। फिर मुझे याद है कि मैंने हिम्मत जुटाई। मेरे हस्बैंड का बहुत उस टाइम पे वो था कि नहीं हियरिंग एड करना है, बीइंग एन इंजीनियर ही अंडरस्टूड क्या होना चाहिए। हियरिंग एड का वो संभाल रहे थे, मैं अपने आप को, इस बच्चे को संभाल रही थी। एकदम सडनली भी साइलेंट हो गई, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जो बोल रही, जिस लड़की को मैं इतना प्यार से प्रीशिता गाना गाती थी, ये करती थी, एकदम वो सुन नहीं पा रही। तो मैंने कहा ये जिस 7 महीने से मैं जो बोल रही थी मेरी बच्ची नहीं सुन पा रही है, एकदम से मैं चुप हो गई। कितना हार्ट ब्रेकिंग था। और मैं उसको देखती थी और ये मेरे को देखती थी कि मैं क्यों रोए जा रही, उठ नहीं पाती थी। और फिर वो सबका सपोर्ट भी गायब हो जाता है। फिर आपको लगता है कि मैं पैसे कहाँ से इकट्ठा करूंगी। हमने घर खरीदा था, तो मैं ये सोची घर बेच दूं ताकि मैं ये पैसे 1 लाख रुपया काफी होता था उस साइड हो रहा उस टाइम 20 साल पहले, कहाँ से जुटाऊं। फिर मेरे को याद आया, फिर मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं अभी कैसे मैनेज करेंगे। फिर हम लोगों ने, मेरे पास कुछ अपने होता ना लेडीज के शॉप में डायमंड्स खरीदूंगी,
वो मैंने कहा तुम चिंता मत करो। तो हम एज अ कपल बहुत एंग्री भी थे, पर एट द सेम टाइम वी वर ट्राइंग टू मेक द बेस्ट ऑफ इट। फिर हम लोगों ने पैसे जोड़े, उसके लिए हियरिंग एड लिए, जो कि पता चला उस ऑडियोलॉजिस्ट ने हमारे साथ चीटिंग करी थी, गलत हियरिंग एड दे दिए थे, और वो भी मेरी अवेयरनेस, क्योंकि अलका मैम ने मेरी ट्रेनिंग करी थी। आई रियलाइज दैट शी वाज गिवन रॉन्ग हियरिंग एड्स। फिर अगले साल हमें फिर से 1 लाख के हियरिंग एड खरीदने पड़े। तो एक हम तो चलो मैनेज कर लिया हम लोगों ने, आप ये सोचो जो गरीब आदमी वो कहाँ से लाए कर पाते हैं। तो ये इसीलिए मेरा होल मिशन है कि ये चीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचनी चाहिए कि स्पीच थेरेपी और राइट हियरिंग एड बहुत ज्यादा जरूरी है, और अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम बहुत जरूरी है। टफ लव होता है बच्चे के लिए, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपको थोड़ा हार्ड होके, मेरी माँ भी बहुत बहुत स्ट्रांग है और बहुत कड़क थी, तो उसकी वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा। वो डर के मारे सीखा उस टाइम पे, फिर वो धीरे धीरे शौक में बदल गया। आज वो सारे स्किल्स मेरी पावर है। मैं स्कूल में जाती हूँ, मैं सिखाती हूँ, तो वो सब बोलते तुम इतनी ज्यादा ऐसी चीजें कैसे कर लेती हो, स्कूल में पढ़ाती हो, इंटरनेशनल टॉक्स करती हो, ये छोटे छोटे टिप्स बनाती हो, काउंसलिंग करती हो, कैसे कर लेती हो। पर ये इसलिए आता क्योंकि आपने अर्ली ईयर्स में इतने सारे स्किल्स डेवलप के लिए। तो अगर आपने बच्चे को इतना प्रोटेक्ट किया, अरे मेरे बच्चे को दुख हो रहा है, अभी वो रो रहा है, अरे इसको चलो ये ऐसे मत करो, उसको मत कन मत करो, वो तो बहुत खुश है, मेरी बारे सारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आपको उसको रेजिलिएंट बनाना है बाहर की दुनिया के लिए। तो मैंने अपने दोनों बच्चों को बहुत रेजिलिएंट बनाया है कि कोई भी, अभी इसमें स्कूल में होती है कई बार टीचर्स बहुत गलत तरीके से व्यवहार करती है इसके साथ, ऑलमोस्ट एंड शी इज गॉन थ्रू बुलिंग, बहुत ज्यादा बुलिंग हुई है, बट क्योंकि उसकी रेजिलियंस इतनी हाई थी, और ज्यादातर होता है स्पेशल बच्चों को बहुत बुलिंग का फेस करना पड़ता है और लोग बात नहीं करते, कभी फ्रेंड्स बने ही नहीं ठीक से। तो मैंने बोला कि तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त हो, अपने से दोस्ती करो, अपने को इतना बिल्डअप करो, इतने स्किल्स डेवलप करो कि तुम्हारे को कोई जरूरत ही नहीं, जरूरत ही ना पड़े। तो अब वो क्या हुआ, वो टफ लव has given her skills that she can manage the world। और जब आपके पास स्किल्स आ जाती हैं तो लोग अपने आप आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अब वो कितनी सारी चीजें, अब वो हम खुद प्लेटफॉर्म दे रहे हैं दूसरों को बात करने की। जो हमारा व्हाट्सएप में है वहां पे आकर के लोग अपनी स्टोरी सुनाते हैं। कहाँ हम सोच रहे थे कि हम स्टोरीज करेंगे अपनी, कोई सुने हमारी, आज हम दूसरों की सुन रहे हैं। तो आई फील कि ये माओ को थोड़ा समझना भी चाहिए कि आप फर्स्ट 5 years बच्चे को थोड़ा सा प्यार बहुत करिए, हाँ वक्त दीजिए, उनके साथ बातें करिए। मेरा एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ट्राई कर रही हूँ एक प्रोजेक्ट के लिए विद अ फैमिली की माओ को इकट्ठा करें हम, जो पैदा करने वाली, जो बच्चे होने वाले, प्रेग्नेंट है या फिर शादी हुई है। मैं चाहती हूँ मैं उनको अवेयरनेस दूँ ये बात कि आप, क्योंकि क्या हुआ है, ये जो आपकी जनरेशन की माएँ हैं, इनको सबको हम जैसी माओ ने वो किया है, बड़ा किया है, जहाँ पे नहीं पढ़ाई करो, तुमको करियर बनाना है, क्योंकि हम नहीं कर पाए, तुमको पढ़ाई करनी है। तो हमने कभी बाहर तुम्हें खेलने नहीं दिया, आसपास के पड़ोस के बच्चे आके कभी खेले नहीं, तो आपको ये नहीं पता कि हमें बच्चे से कैसे बात करनी है। तो मेरे पास वो भी माएँ आते कि मैम मुझे नहीं पता मैं इसे बच्चे से बात क्या करूं, हाँ। कैसे करूं। और रोज की दिन में आप क्या कर रहे हो, खाना खा लो, पानी पी लो, सो जाओ, ये 5 6 10 सेंटेंसेस है। लाइफ को इंटरेस्टिंग कैसे बनाओ। तो वो छोटा सा फूल उगाए, अरे आके देखो कितना सुंदर फूल है, तुमने देखा बालकनी में है, और एक कोयल कूक रही है, सुना को, अरे देखो 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 वहां देखो, देखा देखा। और वो बच्चा, माँ को मैं सोचती थी मैंने बहुत स्टेज किया हुआ है, मैं सोचती थी मेरा डांस, ड्रामा, आर्ट, मैं पेंटर थी, इतना आर्टिस्ट थी, एम्ब्रॉयडरी करती, मेरे कुछ स्किल सब गायब हो गए। पर अलका मैम ने वो सारे ले आए, क्योंकि मैं एक अच्छी आर्टिस्ट बन गई, एक ड्रामा क्वीन बन गई, क्योंकि मैं जो करती थी, मैं डांस करती थी तो ये भी डांस करती थी, मैं हर चीज। हम लोग एक बोरिंग एक्टिविटी लाइक मेकिंग अ पराठा has become an activity where she also used to enjoy, उस पे हम लोग डेवलप करते थे। तो everyday life became very interesting। आपकी जनरेशन की बात है ये, मुझे नहीं पता मेरे में ये चीज कैसे आई है कि मैं अदीरा के साथ वही बातें कर रही हूँ जो आप अभी मुझे बता रहे हैं। मुझे लगता था, कभी कभी मैं सोचती थी कि क्या बाकी माएँ भी ऐसा करती होंगी जो मैं करती हूँ। अदीरा देखो चांद सितारे, वो जब बहुत छोटी सी थी, आज जब भी बाहर उसको चांद दिखेगा वो इतनी खुश हो जाती है। चांद, फिर ऐसे सितारे करने लगेगी, बादलों को देख के, नेचर को देख के, गाय को देख के, फूल पत्तियों को देख के उनको छूना, फिर उनको महसूस करना, पानी को महसूस करना।
मैं सोचती हूँ मैं अदीरा में अपना बचपन देख रही हूँ। मुझे नहीं पता ये चीज़ें मुझ में कहाँ से आई हैं, पर मैं भी चाहती हूँ कि सारी माएँ उस नज़रिए से देखें और उस नज़रिए से बच्चे को दुनिया को मतलब देखना शुरू करे उनका बच्चा। मैं आपकी रील्स देखती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है क्योंकि एग्जैक्टली यही है। आप बच्चे यही इंटरेस्टिंग चीज है। घर के अंदर एक फूल खिला है, हम उसको अरे फूल खिला निकल गए, पर आप उस बच्चे के पास जा रहे अरे अदीरा देखो कितना फूल, इतना सुंदर, इतना सुनहरा फूल है, स्मेल करो उसको, टच करो, अरे गिर गया, आंसू खत्म हो गया, चलो कोई बात नहीं, नया फूल आएगा। अब वो बच्चे को वो ऑब्जर्वेशन हो गई। अब वो अगली बार जब फूल आएगा, वो हो सकता है आपको टाइम ना मिले, वो जाके ले जाएगी, मम्मा देखो फूल वो निकला करती है। हाँ। अभी मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं आरज़ू बच्ची इतनी छोटी है, टॉडलर है वो हाँ और इतने सारे प्लांट्स कैसे लगा रखे हैं घर पे, वो निकालती नहीं है, तोड़ती नहीं है। तो वो नहीं करती है। मुझे नहीं पता क्यों? क्योंकि शायद मैंने उसको ये महसूस कराया कि ये फैमिली का हिस्सा है, इनको तोड़ोगे तो इनको दर्द होगा। मैंने नहीं सोचा कि इसको समझ में आ रही है मेरी बातें कि नहीं, पर मैं बोलती जाती हूँ, बोलती जाती हूँ, आई थिंक बोलती जाती हूँ। आई वुड मैं बोलूंगी इसमें आपकी जो अपब्रिंगिंग है उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, आज भी मैं अपनी माँ को, जब मैं यहाँ आ रही थी, मेरी माँ बहुत खुश थी कि ये पॉडकास्ट करेंगे हम, तो मैंने उनको ये जब बताया तो मैंने उनको ही बोल के आई, मैंने कहा आज अगर मैं ये कर रही हूँ तो ये आपकी अपब्रिंगिंग की वजह से है। तो ये अगर आप कुछ कर रही हैं, आपने शायद आपकी माँ ने ऐसे किया होगा, तो आपने अंदर वो बोलते हैं ना, जैसे घर में बहुत बात करते होंगे आपकी माँ, आपके भाई बहन जो भी होंगे, वैसा माहौल होगा। तो जो क्या होता है, और आपने खुद भी अवेयर हो, आप एक प्रेजेंटर भी हो, तो आई एम श्योर दीज थिंग्स कम वेरी नेचुरली। बट सम मदर्स जिन्होंने ये सब नहीं देखा है ना, वो नहीं कर पाती है। तो अभी ये भी माए अभी वो बोलती है, अरे हाँ मैम अब तो हम ये कर रहे हैं, आज मैं वहां ले गई थी और वो मेरे को बताते हैं कि मैम लेके आए, तो मैंने बोल ऑफ कोर्स मैं उसे बताती हूँ कि आप और कैसे यूज कर सकते हो उसमें और एडिशन, क्योंकि मेरे को इसमें जैसे घी जितना डालोगे ना खाने में उतना ही पड़ाया होगा। तो मैं उनको बोलती तुमने यहाँ तक किया, इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाओ। तो मैं वीडियोस लेती हूँ, स्टडी करती हूँ। ऑफ कोर्स इट इज वेरी इंटेंस। शुरू में मैं अपनी कल मम्मी को दिखा रही थी वो बच्चों की वीडियोस जहाँ पे इतना चिल्ला रहे हैं, नो आई कांटेक्ट, टू नाउ व्हेन दे आर सिंगिंग माँ बेटा हाँ जान दी राजी। तो इतना मुझे अच्छा लगा कि मेरी माँ भी बोली रुचि बहुत अच्छा काम है। तो मेरा बहुत मन है कि ये पॉडकास्ट शायद आपके और मेरे जरिए मोर मदर्स के पास जाए। तो मेरा ये मिशन है कि अगर मैं ये प्रोग्राम चालू कर सकूं कि ब्रिंगिंग अवेयरनेस कि आप एक नई जिंदगी लेने वाली हैं, आने वाली है आपके पास, तो आपको उसके जरिए किस तरह से बात करना है ताकि वो बच्चे को एक वो माहौल मिल सके जो कि उसके लिए जरूरी। रुचि में आप शुरू कर सकती हैं जैसे गर्भ संस्कार, जो बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है हमारी परंपरा में। तो वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप शुरू से ही बच्चे के साथ वो कनेक्शन बना लेते हैं, आप उससे बात करिए, खुल के बात करिए, आज दिन भर क्या हुआ है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप उसका कितना इंतज़ार कर रहे हैं। वो बातें करेंगी तो वो बाद में वो रिफ्लेक्ट होता है, जब बच्चा बाहर आता है तो। लेकिन क्या है हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं उसको। हमको स्टिल लगता है ये बैकवर्ड चीज है, नॉट एवरीबडी इज अवेयर। तो वो मैं हो सकता है कि इस सब कॉन्वर्सेशन जब ऐसे चालू होंगे, ऐसे ज्यादा पॉडकास्ट बनेंगे, ऐसे लोगों के पास मैसेजेस जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, दे विल बी मोर अवेयर। तो अभी भी मैं जैसे माँ बोलती काश हमें ये पाल पहले पता होती तो मैं ये करना सीख जाती। बच्चा पैदा हुआ, मुझे कैसे बात करना है, लंबे लंबे सेंटेंसेस बोलूंगी। अब उन्होंने क्या, ये तो छोटा है नहीं समझेगा, अभी टीवी के सामने कर दो, मैं खाना बना लूं, घर साफ कर लूं, मेरा एक ऑफिस का काम है वो खत्म कर लूं, पर वो नहीं रियलाइज करती कि वो आपने जो ग्रोथ फेज था वो खो दिया उस बच्चे का। और उसके बाद फिर आप थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो, पैसा जा रहा है और रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर बच्चा बड़ा हो रहा है, अलग अलग फिर आप इंस्टीट्यूशंस ढूंढते हो वहां पे उसको एस्टेब्लिश करने के लिए, सारी जिंदगी खत्म हो जाती है। अलका मैम मुझे हमेशा कहती थी एक हैंडीकैप भगवान ने दिया है, दूसरा हैंडीकैप मत हो। तो इसलिए मैं इसको हमेशा जब भी होता है, आई एम अ वेरी फर्म पेरेंट। मेरे बड़े बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ भी आज भी इज 29 बट स्टिल आई एम वेरी फर्म। मैंने ना ये भी पूछूंगी आपसे कि हम यहाँ पे उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपका बच्चा, हाँ उन्होंने भी बहुत कुछ सहा होगा, देखा होगा जब आप लोग सब प्रीशा के साथ बिजी थे। बहुत। बट आप यू विल नॉट बिलीव आरजू, दे आर द क्लोजेस्ट सिबलिंग्स यू कैन एवर इमेजिन। दोनों एक दूसरे के लिए जान से रखते हैं। ये मैंने क्या किया था जब मैंने पहले ही प्रिपेयर किया था कि जब मेरी बेटी का आने वाले मेरे को पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट, तो मैंने मेरे बेटे को बोला अपनी बेबी जो आ रहा है उसके लिए डायरी लिखो।
तो वो हमेशा जब भी होता था टाइम, कितने साल का था? ही वाज 7, 6.5 ओके। क्वार्टर टू 7 ऐसे था। तो मैंने उसको बोला तुम अपनी बहन, अपने भाई या बहन के लिए डायरी लिखो। तो वो डायरी लिखता था कि माय डियर बेबी, आज मैं यहाँ गया, आज मम्मी ने मेरे को बहुत डांटा। मैं पढ़ती नहीं थी, मैंने इसको कहा मैं पढ़ूंगी नहीं, पर वो बहुत क्लोज थे। तो वो लिख देता था फ्रॉम डैडी मम्मी लव यू, डैडी मम्मी एंड ऋषभ, ऐसे करके लिखता था। तो फिर जब वो पैदा हुई तो एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, और मैं इसको बहुत एंगेज रखती थी कि ये तुम्हारी छोटी बहन है, ये तुम्हारा अंश है, तो तुम उसको बहुत हैंड्स ऑन रखती थी। इसकी नैपी देना, ये करना, अगर मैं फीड कर रही होती थी तो वो अपने दोस्तों को बोलता मम्मा इज फीडिंग, ओके क्लोज द डोर। तो मैं बहुत उसको इन्वॉल्व रखती थी। लेकिन जब पता चला कि ये डेफ है, तो अब मुझे पता था कि मेरा सारा टाइम इसके पास जाने वाला है, मुझे एंगर इश्यूज होंगे, डिप्रेशन होगा, क्योंकि आई डिडंट नो आई रीच हियर। तो पर मैंने क्या किया, मैंने कहा इसका मेरे साथ होना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और ये मैंने हमेशा, आई डोंट नो, ये इंट्रिंसिक मेरे अंदर था। जब वो छोटा था तब भी मैं उससे बहुत बातें करती, जैसे आप कहते हो और मैं आप करते हो, मैं बहुत बातें करती थी उसके साथ। कुछ भी होता था बोलती थी, और मैं अपना टाइम लेके सोती भी थी मम्मा को इतने बजे उठा देना। 2.5-3 साल का बच्चा था, वो टीवी देख रहा होता था, तब 1 घंटा टीवी मिलता था, तब मैं सो जाती थी जाके। तो वो हमने चालू रखा। फिर मैंने उसको अपने कॉन्फिडेंस में लिया और को बताया तुम्हारी बहन को ये प्रॉब्लम है और हमको अभी ये सब करना है। आप बिलीव नहीं करोगे, ही इज हर काउंसलर, ही इज ऑल्सो लर्न अ स्पीच थेरेपिस्ट, ही ट्यूटर स्पेशल चिल्ड्रन ऑल्सो, एंड ही सच अ पेशेंट ब्रदर दैट यू कांट इवन इमेजिन। और इतना इसने इसका ध्यान रखा है, जब जब होता है, जब आई एम गोइंग थ्रू माई लो फेज, क्योंकि मेरे भी फेजेस आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी बहुत परफेक्ट है, अभी भी दे हैव अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। लेकिन आज भी जब वो होता है, मेरा बेटा होता है, हम दोनों को संभालने के लिए, इसको तो जब हम इसका आईबी प्रोग्राम चल रहा था, इट वाज वेरी टफ। कोविड का भी टाइम था, मास्क थे, इसको लिप रीडिंग नहीं कर पाती थी, सुन नहीं पाती थी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स होती थी। तो कई हमारे फेजेस वैसे गए, तो वो उसका इतना, इसको पढ़ाई कराना टू द पॉइंट, हम तीनों इतने क्लोज हैं। उसको 43 आउट ऑफ 45 मिले इन आईबी, 7 on 7 इन साइकोलॉजी, इन आर्ट, वर्ल्ड वाइड सिर्फ टॉप 2% को मिलते हैं। तो ये इसलिए ना इनमें सिबलिंग राइवलरी है, क्यों? क्योंकि मैंने इन दोनों को बहुत क्लोज रखा है। मैं अलाउ नहीं करती हूँ इनको झगड़ने के लिए, कि अगर तुम्हारा झगड़ा हुआ है, आई एम वेरी फेयर। ये नहीं कि ये बेटी है, हैंडीकैप्ड है, तो बेचारी है, सुनाई नहीं देता, लेट इट गो। नो, दोनों बराबर हो, तो गो एंड से सॉरी टू भाई। अगर तुमने, ऋषभ ने ऐसे बोला है, तुमने ऋषभ को बोला है, अगर उसने कहा है तो वो आके इसको बोलेगा सॉरी ऋषभ, आके हक कर। मैंने कहा तुमने बहुत हार्श थे उसके साथ, थिंक अबाउट इट। तो मैं ये भी नहीं कहती तुम करो, मैं तुम सोचो सही किया कि गलत किया, क्योंकि अगर ये आत्मा के अंदर से आएगी आवाज, तब वो आप चेंज करेंगे। तो अब उनको डिसीजन मेकिंग मैंने शुरू से ही रखी थी खुद की, मैं उसमें इंटरफियर नहीं करती थी फिर। और ये फिर देखे जाकर के ये आपस में कप्पी झप्पी हो गई। तो ये बहुत जरूरी है माओ को। मैं ये भी सिबलिंग राइवलरी पे भी काफी मैं चीजें बात करती हूँ पेरेंट्स की, जब वो कहते हैं हमारे पास 2 पेरेंट्स बच्चे हैं, तो वो ही इज ऑल्सो योर पार्ट, कि बेटा मैं अभी थेरेपी में जाती हूँ, खाना नहीं बना पाऊंगी। मेरे हस्बैंड को मैंने बाहर भेज दिया, जब ये 3.5 साल की थी। मैंने कहा पैसे की बहुत जरूरत है, लुक फॉर जॉब ओवरसीज, तो वो बाहर चले गए। अब हम तीनों घर पे थे, तो मैंने उसको अपने उसमें लिया, ही बिकेम लाइक अ सेकंड डैडी। बट वो फिर हम लोगों ने काफी काम साथ में करना चालू बहुत ज्यादा रखा, ताकि इनको ये खाना भी, जैसे मैं बनाती थी, बेटा 3 हफ्ते में 3 दिन लौकी की सब्जी बनेगी, बट तू 2 मछली डाल के या नमकीन डाल के खा लेगा साथ में लास्ट एज अ ट्रीट, क्योंकि मेरे को ना टाइम नहीं मिला है। यू विल नॉट बिलीव आरजू, उसने एक दिन भी ऐसे कभी कंप्लेन नहीं किया, और बहुत खुश हो गया। आज भी अगर अभी हम सब साथ में ट्रैवल करते हैं, मेरे हस्बैंड अभी नहीं होते, तो आसपास मेरा बेटा होता है, इसको पिकअप करना, ड्रॉप करना, सब कुछ। कभी शिकायत होती है, मतलब ऐसे होगा कि मम्मा देखो त्रिशा ने ऐसे बोल दिया, बट इट इज नॉट कि वो ऐसे जेलसी है या फिर एक कि इसको इतना प्लेटफॉर्म मिला है, जैसे शी इज क्वाइट अ हाई अचीवर। बट आई ऑलवेज टेल हिम दैट योर कैपेबिलिटीज आर योर्स, तुम जो कर रहे हो वो ये नहीं है, ये जो कर रही है उसकी डिसेबिलिटी के साथ वो उसकी अचीवमेंट है, पर उसमें तुम्हारा भी बहुत हाथ है, और तुम आफ्टर 10 years यू बोथ विल नीड ईच अदर।
जब हम नहीं रहेंगे तो तुम दोनों को एक दूसरे का सहारा भी रहना पड़ेगा। तो मैं ये काफी ज्यादा कॉन्वर्जेशन अपने बच्चों के साथ करती हूँ, जिसकी वजह से मेरे बच्चे बहुत क्लोज है। कोई सिबलिंग राइवलरी मुझे कभी टच वर्ड फेस ही नहीं करनी। ये समझदारी कहाँ से आई आप में, मतलब कहाँ से सीखा आपने ये चीज? आई थिंक लाइफ आपको घर से या सिर्फ लाइफ में, मतलब आगे बढ़ते बढ़ते? आई थिंक मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, तो एक आप रिस्पॉन्सिबल वैसे ही हो जाते हो, और उसके बाद आपको लाइफ बहुत कुछ सिखा देती है। तो आई थिंक अपनी जो आप देखते हो आसपास जो बाकी सबकी दुनिया है, अपनी खुद की दुनिया, अपने एक्सपीरियंसेस हैं, तो आप देखते हो कि मेरे को अपनी जिंदगी में उससे क्या सीखना है, मुझे क्या चीज नहीं करनी है, क्या चीज करनी है। तो कई बार होता है मैं किसी को देखती हूँ, मैंने बोला इसकी जैसे नहीं बनना, ये नहीं करना, तो बस फिर तो चॉइस क्या है, ये चॉइस है। आप जैसे कह रहे थे ना कि हो सकता है आरज़ू तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी पापा ऐसे बात करते हो तुमसे, इसलिए तुम्हारे अंदर वो चीज आई कि तुम मदिरा से बात करती हो। तो नहीं, मेरी मम्मा बहुत बिजी रहती थी, उनके पास घर में खेतों का काम, ये वो सब बहुत, उनके पास टाइम नहीं होता था हमारे लिए। तो मैंने ये चीज सीखी कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है। ये चीज है, आज मैं वर्किंग मॉम हूँ, मेरे पास भी, मैं कह सकती हूँ मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं अपना पूरा टाइम अपने बच्चे को देती हूँ। तो ये चीजें हैं कि आप दो चीजें सीखते हैं परिवार से, एक तो ये कि आपको क्या करना है, एक ये कि आपको क्या नहीं करना है। हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि कई लोग कहते हैं मैं जब देखती हूँ तो मुझे ये नहीं करना, अब मुझे ये करना है, तो ये आपको आपका माहौल ऐसा हो जाता है कि आप उसके हिसाब से अपने बच्चे को करते हो। और देखिए एट द एंड ऑफ इट यू मे वांट टू बी अ परफेक्ट मदर, बट देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट विल छूट जाएगी, हाथ छूट जाएगी। और कोई बात नहीं, कोई एक चीज छूट गई, आपने अपना पूरा ट्राई किया है, और कुछ फेलियर होंगे अपने लाइफ में। मैं भी कहीं सोचती हूँ कि काश मैं और कुछ कर पाती, लेकिन आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग, मेरे भी अपने बहुत डिफिकल्ट टाइम्स आए थे जब आप सोचते हो कि गिव अप कर दो, लेकिन आपने ट्राई किया उसमें और बच्चे अच्छे निकल आएंगे तो फिर ठीक है, फिर सब ठीक है। बच्चे भी समझते हैं कि मम्मा अच्छी है, वो प्यार करेंगे आपसे, और वो कवर अप कर लेंगे, मम्मा ठीक है, ये नहीं हो सकता ना, कोई बात नहीं, अंत भला से सब भला, सही बात है। अच्छा, वर्किंग थे कभी? मैं पहले ताज में काम करती थी, मैं केटरिंग कॉलेज की ग्रेजुएट हूँ। ओके। तो फिर मैंने, बट मेरे हस्बैंड का बहुत जॉब ऐसा था कि 3 साल यहाँ, वो बहुत घूमते थे, तो फिर मैंने घर से केक बेकिंग चालू करी, ब्लॉगिंग करती थी, केक में खाना बनाना, सब कुछ एक बड़ा शौक था। मैं शेफ बनना चाहती थी एक्चुअली, क्योंकि मेरी मदर इज अ वेरी गुड कुक, तो वो वहां से इंस्पिरेशन थी कि मैं कुक करूंगी। ये सिंगिंग का बहुत शौक था, सिंगर बनना चाहती थी, वो नहीं बन पाई। पर फिर वो ऐसे करते करते हम लोग मूव हुए। फिर त्रिशा जब आई तो मेरा पूरा ही सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ छोड़ दिया। फिर मैंने राइटिंग में बहुत चालू कर दिया, बट विद गॉड्स ग्रेस देखो आरजू, मैंने कभी नहीं मैं चाहती थी मैं टीचर कभी नहीं बनती। मैंने ये सोचा हुआ था कि टीचिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, बहुत बोरिंग जॉब होता है। पर देखो अलका मैम ने मुझे टीचर ही बना दिया, प्रिशा ने मुझे टीचर बना दिया, क्योंकि मैं एक फ्रैंकफर्ट इंटरनेशनल स्कूल है फ्रैंकफर्ट में, वहाँ पे पढ़ाती, और वहाँ पे मेरे जो स्किल्स है, क्योंकि मैंने आर्ट एज थेरेपी यूज करी प्रिशा के साथ, तो दैट्स व्हाई उसका शेप अप हो गया, उसका फ्यूचर इनटू आर्ट। और स्पीच थेरेपी मेरा है, तो मैं स्पेशल बच्चों के साथ काम करती हूँ। तो आर्ट में भी कभी कभी मेरे को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, क्योंकि आई एम नॉट टीचर एज सच बाय प्रोफेशन, बट आई हैव लॉट मोर कैपेबिलिटीज, तो मुझे अलग अलग जगह पे आई गेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क। मुझे लगता है आपने सारी हॉबीज अपनी फॉलो की हैं और सबको यूटिलाइज किया है, चाहे जैसे मर्जी है ना, अभी अब तक आप कर रही हैं। अच्छा, एक और चीज जो माएँ आपसे जुड़ना चाहेंगी, है ना, चाहे उनके बच्चे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ऑटिज्म है, या फिर किसी भी वजह से, वर्चुअल ऑटिज्म की वजह से वो नहीं बोल सकते, तो कैसे जुड़े आपसे? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, आप व्लॉगिंग करती हैं, या कहाँ किस माध्यम से जुड़ सकते? तो मेरा एक है इम्पेयर बट एम्पावर्ड ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे, पर अगर आप मेरा नाम गूगल भी करेंगे रुचि गोयल तो आ जाता है। और उसमें एक मेरा ऑफ कोर्स इज अ फनी काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन, ROUCHI6, ये मेरा पेन नेम है। मैं पता नहीं क्यों चालू किया था, पर ऐसे ही चालू कर दिया था इयर्स अगो, तो उसके नाम से मैं लिखती हूँ। और फिर लोग मुझे कनेक्ट करते हैं थ्रू फेसबुक या इंस्टाग्राम, वहाँ पे मुझे मैसेज भेज देते हैं, फिर मैं उनसे कनेक्ट करती हूँ, तो मैं उनसे वीडियोस मंगवाती हूँ, मेरे मेन प्रोफाइल पे रुचि गोयल ऑन फेसबुक पे करवाती हूँ, बिकॉज इट्स मोर इंटरैक्टिव फ्रेंडली होता है कंपेयर टू इंस्टाग्राम। तो मैं उसमें पेरेंट्स मेरे को वीडियोस भेजते हैं, अपने क्लिप्स ना, नॉर्मल जैसे बच्चे खाना खा रहे हैं, माएँ कैसे बात कर रही है अपनी रेगुलर, हम शॉपिंग जा रहे हैं, या फिर बाथरूम में नहाने गए, ऑफ कोर्स कपड़े वपड़े सब पहन के, किचन में आप खाना बना रहे हो बच्चे के साथ, या खेल रहा है बच्चा, उसके साथ आप छोटा सा एक वीडियो क्लिप्स 5-6 भेजते हैं, एंड विद इन
सेकंड्स आई एक्चुअली नो व्हाट्स गोइंग ऑन। तो फिर मैं, क्योंकि इतना सब कुछ देखा हुआ है लाइफ में, तो फिर उसके बाद मैं एक वीडियो कॉल करती हूँ पेरेंट्स के साथ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स के एक्सप्रेशन देख सके और वो मेरे एक्सप्रेशन देख सके। फिर हम मैं इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे एक वीडियो कॉल करती हूँ। उनको उनको बोल देती हूँ, आप मेरे को क्वेश्चंस रेडी रखिए, हर क्वेश्चन का आपको जवाब मिलेगा। एंड इट कैन बी वेरी हार्श। मैं डरती नहीं हूँ और ना ही मैं छुपाती हूँ, क्योंकि हम लोगों को ये भी होता है ना, टैबू होता है कि अरे मेरी बच्ची डेफ है, मैं बताना नहीं चाहती, मेरे बच्चे को ऑटिज्म मैं दिखाना नहीं चाहती। तो मेरे में ये सब प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत ओपन हूँ शुरू से, क्योंकि नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। एग्जैक्टली, भगवान ने जो दिया है दिया है। फिर उसके बाद हम लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं और वहां पे फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं। फिर मैं इनकी जैसे जैसे होता है वो स्ट्रैटेजीज बताती हूँ, वो मुझे जो करते हैं इम्प्लीमेंट, उसकी फिर वीडियो भेजते हैं। फिर मैं उस पर बताती हूँ, ऑडियो मैसेजेस भेज देती हूँ, कभी चैट पे भेज देती हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है, जब मैं देखती हूँ बहुत सारी चीजें हो गई, उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, या फिर मुझे एक्सप्रेशन दिखा करके, क्योंकि आई यूज अ लॉट ऑफ, आई एम वेरी एनिमेटेड एंड मदर हैज टू बी वेरी एनिमेटेड, आई एम श्योर। तो हो गई काफी, हाँ, तो एनिमेटेड होते हैं तो बच्चा फिर वो ज्यादा अट्रैक्ट होता है पेरेंट की तरफ देखते हुए। तो उसमें मैं फिर करती हूँ कॉल, समझाती हूँ, फिर विद इन 1 month द मदर इज हुक्ड, शी नोज देयर इज चेंज। उसके बाद मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। कई बार होता है मदर्स को भेजना पड़ता है, भाई वेयर आर यू, कहाँ हो, कहाँ हुआ है, पर वो बोलते नहीं हम ऐसे हो गए, थोड़ा डर लगता है, इट इज वेरी स्ट्रेसफुल। तो मैंने कहा देखो अभी स्ट्रेस झेल लो, ज्यादा अच्छा है। आप सोचो 18 साल का बच्चा अगर आपका बात नहीं कर पाता है, आपको ट्रैवल पड़ेगा उसके साथ, वो कितना मुश्किल होगा। तो अभी का जो फेज है, तो कई माएँ वापस नहीं आती, क्योंकि उनको लगता है नहीं नहीं, व्हाई शुड आई डू इट, आप कर लो मेरे बच्चे के साथ। बट अच्छा, हाँ, उनको ये भी लगता है इट्स टू मच। बट ये तो बच्चा है, बच्चे उसको के लिए करना। तो आपकी ही है। अगर आप नहीं करोगे तो मैं आपके बच्चे को कैसे जानूंगी? आपके घर का माहौल अलग है, मेरे घर का माहौल अलग है। कोई मेरे पास गाँव से कितनी आती हैं, तो मैं बोलती हूँ अभी गाँव का माहौल तो मैंने नहीं देखा है। हाँ, तो मैं तो जो भाषा यूज करती हूँ, मेरी इंग्लिश, हम लोग ज्यादा इंग्लिश यूज करते हैं घर में, तो आपके घर में मराठी होगी, बंगाली, तो वैसे बात करिए, है तो ना? आप वो उस लैंग्वेज में बात करेंगे। लेकिन अगर आपने मेरे से इंस्ट्रक्शंस ले लिए, अब मेरे पास आई थी तेलुगु आती है, तमिल आती है, अब उनकी, लेकिन मैं जिस तरह से वो बात करती है मुझे समझ में आ जाता है वो गलत बोल रही है या सही बोल रही है। फिर मैं उनको इंस्ट्रक्शंस तो इंग्लिश या हिंदी में दे देती हूँ। फिर जैसे जैसे ग्रोथ होती है, फिर हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं उसमें। मैं बोलती हूँ उसमें आप चैट में लिखो मेरा माइलस्टोन क्या था। तो कभी आपको जब डाउट लगे या कुछ हो, तो हमारे पास दोनों के पास रिकॉर्ड है और फेसबुक। और फिर वो क्या होता है कि हम देखते हैं, देखो अभी आर यू फीलिंग लो, तुम जाके पहला वीडियो देखो हमारे जो चैट में है, और आज का वीडियो देखो कितना चेंज आया है। तो फिर क्या, मुझे उसमें फिर वो बार बार समझाना बुझाना नहीं होता है, और सब कुछ ओपन है। मैं पैसे नहीं लेती हूँ, क्योंकि ये मेरे को बहुत पैशन से आता है मेरी वजह से। तो कई लोगों को समझ में नहीं आता मैं पैसे क्यों नहीं लेती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है हर चीज की आप कीमत नहीं लगा सकते, और कई 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 काम हमको अपनी सोसाइटी के लिए भी वापस लोगों को ये भी लगता है ना कि जहाँ पे आप ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं वहां पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, है ना? ये बहुत बड़ा बहुत ज्यादा है ये, आप बहुत सही कह रहे हो, क्योंकि इनको लगता है वो फंस जाते हैं उस जाल के अंदर। क्योंकि वो बोलते भी उस तरीके से हैं कि अगर हमको मत ऐसे ऐसे बोल देते हैं कि हमें मत बोलिएगा बाद में आकर के, फिर हम आपको वापस नहीं लेंगे अंदर थेरेपी में। तो वो डर जाते हैं। आई डोंट यू नो आई फील बैड फॉर द पेरेंट्स। तो मैं उनको बोलती हूँ आप उनको मत बताइए, जो मेरे से सीख रहे हैं, जब रिजल्ट देखोगे आपको हिम्मत आएगी तब छोड़ दे। और मैं चाहती हूँ कि हर माँ के अंदर इतनी शक्ति होती है, अगर हमने ठान ली तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकती। क्योंकि अगर, और मैं इतनी दब्बू हुआ करती थी आरजू, अगर तुमने मुझे 40 years बैक देखा होता तो बोलती तुम इतनी चुप है, इतनी गुमसुमे, बोलना नहीं आता, मुंह में जबान नहीं। सब मुझे गाय बोलते थे, बोलते मुंह में जबान नहीं है, और अब तक बोलते नहीं थकती हूँ, क्योंकि वो उधर इतना सब कुछ है बात करने में, इतनी दुनिया खूबसूरत है। ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं जो आप शेयर कर सकते, उससे सीख सकते हैं, और उसको आप एक टूल बनाओ ताकि आप दुनिया को वापस कुछ दे सको। आज मैं इस फेज में हूँ जब मेरे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, और इतना छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन, भले ही वो ज्यादा मदर्स को मैं रीच नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जितनी भी कर पाती हूँ एटलीस्ट वो जिंदगियां बदल जाती है। तो हम लोग को सबको एट सम पॉइंट मटेरियल छोड़ के ये चीज सोचनी चाहिए कि हमको भगवान ने इतना कुछ दिया है। मैं और कमा लूंगी 100 और कमा लूंगी 500 कमा लूंगी, लेकिन जो अभी मैं कमाती हूँ एक सेटिस्फैक्शन, रात को सोती हूँ तो मुझे खुशी होती है जब मैं एक एक वीडियो भेजती
थकी हुई आती हूँ स्कूल से, फिर भी सारे, लेकिन मेरे में इतनी एनर्जी होती है, मैं बोलती हूँ आज मैं कुछ नहीं करूंगी, लेकिन इतनी एनर्जी होती है कि मैं वो करती थी कि मुझे पता है वो माँ इतनी डेस्परेट है, इतनी मिजरेबल अपने है, बच्चे के लिए उनकी डिप्रेशन है, इतना सैडनेस है, गुस्सा है, फाइनेंस नहीं है, या भी लोग फैमिली सपोर्ट नहीं होता, सब छोड़ देते हैं, सब आरजू सब छोड़ देते हैं, फाइनेंसेस नहीं होते, फैमिली फ्रेंड्स सब छोड़ देते हैं आपको, आप अकेले होते, तो उन माओ के लिए ये मैं करती हूँ। और वो फैसला आपके ऊपर है कि आप उसी डिप्रेशन में एंजाइटी के साथ रहना चाहते हैं या फिर पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहती है और एक ऐसी माँ बनना चाहती हैं जिनके साथ आज उनकी 21 साल ना प्रिशा 21 साल की बेटी है जो सुन तो नहीं सकती पर बोल सकती है, कितना ब्यूटीफुली बोल सकती है वो। अभी हम प्रिशा से बात करेंगे। ओके प्रिशा, अपने बारे में फिर कुछ बताइए इन इंग्लिश। Okay. Well, I'm Disha and I've been studying finals in my college. I'm about to enter my final year of my college bachelor program, and I'm looking forward to becoming an art teacher in the future or wherever the future takes me. ब्यूटीफुल, यू लव आर्ट? Oh, I love art. Art is something that I already love doing every day. I do all kinds of mediums. I might just stick to one specific type of art. And Indian culture background and my Western background, because I'll be going outside of India, they come together and I make various kinds. Can I say something to your mother? Okay, well, thank you, Mom, for guiding me throughout my entire life and for giving me the chance to speak and hear. Because without you, I wouldn't be here where I am today. They are like two peas in a pod. But I always say that, these two are my angels, Alka ma'am और प्रिशा, बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे थे, तो ये लोग मेरी एंजल्स हैं जिन्होंने मुझे उस फेज से निकाला और मेरी जिंदगी बना दी है। तो मैं सोचती ये दोनों मेरी टीचर्स है, तो हमने तो क्या सवारी इसकी दुनिया, बट इसने हमारे को एक मिशन दे दिया, एक पर्पस दे दिया लाइफ में बड़ा आगे बढ़ने के लिए। मैंने सोचा आप बच्चे की लाइफ संवारते संवारते आप खुद कितना संवर जाते हैं। अलका मैम हमेशा एक बात कहती थी, ये बात, ये आपकी जो स्पेशल बच्चा है आपको इतनी खूबसूरत दुनिया में ले जाएगा, तो क्योंकि वो आपको नए पर्सपेक्टिव सिखाएगा, नई दिशा देगा आपकी सोच को, और आपको इतनी बढ़ा देगा, आपकी सोच जो है आप इतनी बढ़ जाएगी कि आपको आपके लिए आसमान भी कम होगा। तो मैं ये सोचती हूँ, आज मैं सोचती हूँ मेरे पास इतनी पॉसिबिलिटीज हो गई है। अब अदरवाइज मैं एक आई वाज अ वेरी हैप्पी हाउसवाइफ, ऐसा नहीं कि मैं खुश नहीं थी, लेकिन आज मेरे पास एक पर्पस है लाइफ में कि मैं अपनी आखिरी सांस तक कुछ कर सकती, और ये बच्चा अपनी जिंदगी जी सकता है, तो मुझे इसकी चिंता नहीं है, इसके साथ नहीं घूमना। नेदरलैंड में पढ़ती है, मैं जर्मनी में रहती हूँ, तो इतनी खुशहाल जिंदगी है। बिल्कुल खुशहाल जिंदगी। आज मैं सोचती हूँ कि क्यों जब पीएम मोदी ने ये डिसेबल को दिव्यांग नाम दिया था, आज मैं वो समझ पा रही हूँ कि कितना जरूरी नाम था। सच में ये अंग दिव्य है मतलब। और बड़ी बात यह है कि आप कितनी खूबसूरती से आगे बढ़ते हैं, कितनी सारी चीजें करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि आप ये मत सोचिए कि आपका बच्चा स्पेशल है, आप ये सोचिए कि वो स्पेशल बच्चा आपकी लाइफ को कितनी ज्यादा स्पेशल कर देगा, आप में खुद में कितना निखार आएगा उस बच्चे की वजह से। अच्छा, आपने प्रिशा नाम चूज किया, क्यों? मैं जानना चाहती हूँ प्रिशा का मतलब क्या होता है। जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मैंने कहा ये तो एकदम बिलवेड गॉड्स गिफ्ट ही है, क्योंकि मेरे को बहुत मांगा था लड़की कर्ली है, और ये पैदा भी बिल्कुल कर्ली हेयर और 2 डिंपल्स के साथ ही हुई थी। जब भी हमारे सबकी दोनों भी स्ट्रेट हेयर है, तो भगवान सुनता है हमारी। और जब ये नाम की बारी आई, मैंने कहा कोई भी नाम सब पी से आया था, तो हमने बोला दीना, तो कोई बोल रहा है प्रियंका रख लो, पलक रख लो, ये रख लो। मैंने बोला नहीं, इट्स नॉट टचिंग माई हार्ट। तो उस टाइम पे इंटरनेट नया नया आया था, तो वहां पे मैंने एक नाम ढूंढ रही थी पी से, तीसरा हफ्ता था हमारे ये होके, उसमें वो प्रिशा ऐसा स्टैंड आउट हुआ, तो मैंने बोला अरे प्रिशा बहुत कुछ सुना हुआ की था उस 20 साल पहले, तो मैंने उसका नेम का मीनिंग देखा, तो इट वाज बिलवेड गॉड्स गिफ्ट। मैंने कहा दिस इज इट, बिकॉज मैं चाहती थी गॉड से कुछ रिलेटेड हो, शी वाज आल्सो अ गिफ्ट, एंड आई सेड आई एम गोइंग टू डू दैट। तो फिर जब मैंने ये नाम तो रख लिया, सब लोगों ने बोला ये क्या नाम है, प्रिशा प्रिया क्या बोलते हैं ना, कि समझ में नहीं आता है, वो होता है। फिर जब मैं पता चला कि हियरिंग एड है, वो प्रॉब्लम है, तो मेरी, और ये मैंने सोच लिया था कि यही नाम रहेगा। जब ये डेफ की पता चला था, तो मेरी ऑडियोलॉजिस्ट ने बोला कि नहीं, ये नाम तो नहीं बोल पाएगी। अच्छा, हाँ, और इसका नाम हमें चेंज करना पड़ेगा, तो आप भी पिया ऐसा कुछ नाम लो दो। तो मैंने बोला जो प्यार से इतना ढूंढा हुआ, तो उस दिन मैंने ये ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये नाम नहीं चेंज करूंगी, क्योंकि ये बहुत एक
अंदर से आया हुआ सोल का नाम है और मैं चाहती हूँ कि ये नाम ये बोले। तो जब इसे बोलती थी शुरू में, बोलती प्रीता, ऐसा लगे पिता, ऐसे बोलती थी जब बोलना चाहता था ऐसे धीरे। और जिस दिन इसने प्रिशा बोला ना, प्रीशा, एक मेरी वीडियो भी है सारे, बस इस पे it was one of the most beautiful times and I said you throw me a challenge। अब मैं सबको यही बोलती थी इसके बाद, कोई भी चैलेंज मेरे ऊपर थ्रो करो, ये चेंज करके दिखाएगी। और उसने हर वो चीज करी है जिस पे लोग कहते हैं कि ये डेफ बच्चे नहीं कर सकते, वो सब चीज करती है। अच्छा रुचि, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आप साइन लैंग्वेज भी चूज कर सकती थी आराम से, है ना, पर आपने ये टफ वाला रास्ता ही क्यों चुना, साइन लैंग्वेज क्यों नहीं? आप आरज़ू मुझे ये बताइए, रास्ते में कितने लोग मिलेंगे जो जानते हैं साइन लैंग्वेज? नहीं मिलेंगे। और हमारा देश इतना बड़ा है, अब ISL भी कह लो, लेकिन साउथ में एक अलग लैंग्वेज चल रही है, नॉर्थ में अलग लैंग्वेज चल रही है। तो देखा जाए तो सब तरीके की जो बोलने का ढंग है वो सब अलग होता है। अलग है। तो मैं नहीं चाहती थी, अब मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को ग्लोबल आउटलुक मिले लाइफ में, कहीं भी जाना चाहे, अमेरिका जाना चाहे, US जाना चाहे, अभी जैसे नेदरलैंड में पढ़ती है, तो मैं उसको लिमिटेशन नहीं देना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि साइन लैंग्वेज फिर मैं अमेरिकन साइन लैंग्वेज सिखाऊं, जर्मन साइन लैंग्वेज सिखाऊं, इंडियन साइन लैंग्वेज सिखाऊं, या कौन सी साइन लैंग्वेज सिखाऊं, और मेरे आसपास कितने हैं, उसके लिए पहले मुझे भी साइन लैंग्वेज में परफेक्ट होना पड़ेगा। फिर मैं आपको भी सिखाऊंगी, पड़ोसी को सिखाऊंगी, सबको सिखाऊंगी, तो उसमें तो मेरा टाइम निकल जाएगा ना। तो सबसे इजी कौन सा है, जो भाषा सब बोलते हैं? इंग्लिश। तो हम लोगों ने फिर इंग्लिश चूज करी। ऑफ कोर्स डिफिकल्ट था, बट आई थिंक इन द लॉन्ग रन इट वाज इजियर देन पिकिंग अप अ साइन लैंग्वेज। आज अगर वो कहीं भी जाती है ना, वो लिप रीडिंग करती है, क्योंकि मैंने उसको ब्रेन ट्रेनिंग वैसी दी है, तो वो सुनती है, क्योंकि ये हियरिंग एड पहनती है, अब हियरिंग एड पहनती है, बिहाइंड द ईयर बोलते हैं इसको, इससे ही वो हियरिंग करती है, बट ब्रेन सारा प्रोसेस करता है, उसको कॉम्प्रिहेंड करता है, फिर वो बोलती है उससे। तो जैसे आप करते हो, जैसे मैं, और जैसे आप जर्मन सीखोगे या फिर कोई भी भाषा सीखोगे, जो स्किल्स आपको चाहिए वो करेंगे। तो बल्कि इसी फोनैक हियरिंग एड की हम लोगों ने ब्रांड एम्बेसडर भी थे 1 साल के लिए, तो हम लोगों ने उनके लिए भी वीडियोस बनाई थी है। तो मैं सोचती हूँ जब आप एक ग्लोबल लैंग्वेज ले लेते हो ना, तो फिर उसके बाद आपके जो लिमिटेशंस काफी कम हो जाते हैं। आप पढ़ना, जो अभी पढ़ाई के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता, इसके साथ मुझे जाना नहीं पड़ता, वरना अगर ये साइन लैंग्वेज कर रही होती तो मुझे भी वो सीख के इसके साथ साथ जाना पड़ता, कहीं भी जाओ। अल्फोज आजकल तो फोन वगैरह हैं जहाँ पे आप ट्रांसलेट कर सकते हो, लेकिन इट इज मोर डिफिकल्ट। तो मैंने इसकी क्लैरिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। आप जिसे अगर देखेंगे तो ये स श जो भी साउंड्स हैं सब वैसे ही बात करती जैसे आप और मैं बात करते हैं, क्योंकि मैंने उसके बहुत स्पीच में बहुत क्लैरिटी की। आज भी हम उस पे काम करते हैं। इससे पता चलता है आपने कितना टाइम इन्वेस्ट किया है। तो आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है माँओं के लिए। मैं चाहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि आपके और भी ज़्यादा ब्लॉग्स आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा माएँ आपसे जुड़े, आपसे सीखें और उनके बच्चे भी प्रिशा की तरह अच्छे से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें और इस दुनिया में बिल्कुल जैसे नॉर्मल रह पा रहे हैं लोग, वैसे ही हो रहे। उनको ऐसे फील ना कराया जाए जैसे आप बता रही थी कि बुली करते हैं लोग, वो सब इन्हें महसूस ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच।